Okay, welcome to today's session. Last time we just had a broad introduction about ये एजाइल क्या चीज है और ये सर्टिफिकेशन क्या है और कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं। आज हम थोड़ा इसके ऊपर मजीद एलेबोरेट करेंगे, बट दिस टाइम आवर फोकस वुड बी ऑन ACP, PMI ACP सर्टिफिकेशन, जो कि हमारा कोर्स का नाम भी है, PMI ACP एग्जाम प्रेप। तो हम ACP के हवाले से, और मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये क्लैरिफाई किया था कि ACP इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, अ रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन, एक रिकग्नाइज्ड इदारे से है, PMI से है। और ऑल्दो ये जरा आसान है और मतलब जूनियर लेवल की सर्टिफिकेशन है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इट इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। और इसके अलावा फिर आप आगे अपना फ्यूचर का पाथ जो डिटरमिन करना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि अवेयरनेस आपको आ गई, सर्टिफिकेशन भी मिल गई। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप ये चाहें कि फ्यूचर में आप अपना एजाइल के पाथ के ऊपर मजीद कुछ एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, तो मैंने आपको और भी बहुत से पाथ बताए थे। मतलब मिसाल के तौर पे मैंने आपको डिसिप्लिन एजाइल का रास्ता बताया, मैंने आपको सेफ का रास्ता बताया, और बहुत से तरीकेकार हैं, तो उनको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। मगर हैविंग सेड ऑल दैट, हम इस वक्त ACP के लिए, जो कि बुनियादी तौर पे आपका एजाइल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके ऊपर बेस करके ये सर्टिफिकेशन है। अच्छा जी, अभी किसने ज्वाइन किया? अभी अमजद साहब ने ज्वाइन किया। मोहम्मद अमजद साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, मैं अब्दुल्ला साहब से पूछ रहा था अभी शुरू में, जब सबसे पहले उन्होंने ज्वाइन किया था, मैं पूछ रहा था कि जी कुछ मौका मिला आपको पिछले लेक्चर को रिव्यू करने का? क्योंकि एज सच आई एम नॉट मच बॉदर्ड कि आपको समझ आया होगा नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो बिल्कुल इनफॉर्मल टॉक थी, और आपको अगर थोड़ा सा भी रिव्यू करेंगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ आप लोगों ने उसको रिव्यू किया, ये मेरा सवाल है। अब्दुल्ला साहब ने तो बता दिया था। मंसूर साहब, जी मंसूर साहब, आपका क्या ख्याल है? पिछले लेक्चर से क्या सीखा, क्या आपने रिव्यू किया? अमजद साहब। रिव्यू किया था सर, जो पिछला आपका लेक्चर था। समझ तो उसमें वही आपने जो इनिशियल जो स्टेप्स बताए थे वही बस रिव्यू किया था उसमें। जी जबरदस्त। और सलमान आफ्ताब साहब, आपकी क्या राय है? सर कुछ की पॉइंट्स जो मैंने नोट किए थे लास्ट सेशन के, वही चीज़ मैंने रिवाइज की। जिस तरह एजाइल की जो डेफिनेशन थी, उसका मैनिफेस्टो था, फिर जी उसके जो प्रिंसिपल्स थे बिल्कुल। और उसकी जो मेथोडोलॉजी है, या ये सारी चीज़ें। जबरदस्त जबरदस्त। इंशाल्लाह और एक्सप्लोर करेंगे। सायरा, आपका कोई पॉइंट हो? इंशाल्लाह। जी सायरा, आपकी तरफ से कोई पॉइंट? तो इसमें हमने यही लर्न किया था कि इसको छोटे छोटे फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, और उस फेज को डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हम एग्जामिन करते हैं कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत तो नहीं है, वो इम्प्रूवमेंट हम देयर एंड देन इम्प्लीमेंट कर देते हैं और फिर नेक्स्ट फेज की तरफ जाते हैं। तो ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था, इसलिए क्योंकि इससे जो है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बड़ी एजिलिटी आ सकती है, वो इस तरह से कि फिर हम क्योंकि हमारे जब भी मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, उसमें हमारे होता है कि बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है। मतलब हम उसके अंदर दरमियान में चेंजेस करने की बात करें तो बड़े मसले बन जाते हैं उसमें कि क्यों ये पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग के तो टाइम में क्यों नहीं हुआ था, दिस एंड दैट। तो अगर ये वाला हम मेथड अडॉप्ट करेंगे तो होपफुली ज्यादा बेहतर तरीके से हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकेंगे। यूं समझिए कि आपका काम करने का अंदाज बदलने वाला है अगर आप एजाइल को अडॉप्ट करते हैं। सोचने का अंदाज भी बदलने वाला है। इट इज अ कंप्लीटली न्यू माइंडसेट। जैसे कहते हैं ना, पैराडाइम शिफ्ट है, तो ये बिल्कुल सोचने का अंदाज ही बदल रहा है। इसको हम एजाइल माइंडसेट कहते हैं। और ये जो मैंने एजाइल मैनिफेस्टो और उसके प्रिंसिपल्स बताए थे, वो उसकी जड़ है, वो उनकी बुनियाद है। मतलब सारा एजाइल उस पे खड़ा है। भले कोई भी मेथड हो एजाइल का, स्क्रम हो, क्रिस्टल हो, कोई भी दुनिया का मेथड हो, बुनियादी तौर पे एजाइल उस बुनियाद पर खड़ा है।
अगर आप उनको अबाइड बाय करते हैं, उन 2 वैल्यूज को और 4 वैल्यूज और 12 प्रिंसिपल्स को, तो देन यू आर एजाइल। अब वो मेथड्स की बात आ जाती है, तो वो मेथड्स बहुत से हैं, उनको हम डिस्कस भी करेंगे। आज का सेशन शुरू करते हैं जनाब। आज जो चीजें मैं बात आपसे करना चाहता हूं, इस कोर्स को, जो एसीपी का कोर्स है, ये कौन लोग हैं जिनको अटेंड करना चाहिए। लाजमी बात है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी लोग, मतलब मैं इसको आईटी या सॉफ्टवेयर से बांधना नहीं चाहता। मैं ये समझता हूं कि टेली कम्युनिकेशन वाले, कंस्ट्रक्शन वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, हर तरह के लोग जो किसी भी तरह का प्रोजेक्ट दुनिया में करते हैं, दे कैन गो एजाइल। ऑल्दो हम इस बात से मुत्तफिक हैं कि एजाइल का जो जन्म हुआ, जो उसकी बर्थ है, वो कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर में हुई है, सॉफ्टवेयर वालों ने एजाइल बनाया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एजाइल इज नाउ बीइंग अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड बाय ऑल इंडस्ट्रीज। सो किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट मैनेजर हो, प्रोजेक्ट प्लानर हो, क्वालिटी का बंदा हो, एश्योरेंस में, कंट्रोल में, और अगर सॉफ्टवेयर की ही खास तौर पे बात करनी है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, टेस्टर्स हैं। आपको ये लगेगा कि ज्यादातर जब भी एजाइल का जिक्र आता है तो इंक्लिनेशन एग्जांपल्स की और बाकी चीजों की ज्यादातर सॉफ्टवेयर की तरफ चली जाती है, और वो नेचुरल है क्योंकि ये बुनियादी तौर पे सॉफ्टवेयर वालों ने बनाया, तो इस वजह से थोड़ा आपको इसके अंदर ये चीज नजर आएगी। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि एजाइल का मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर एप्लीकेशन नहीं है। वी कैन स्लाइटली अमेंड दोज प्रैक्टिसेस जो कि एजाइल वाले, जो सॉफ्टवेयर वाले इस्तेमाल करते हैं, टू सूट आवर रिक्वायरमेंट। हम उसको टेलर कर सकते हैं अपनी जरूरियात के हिसाब से। फिर प्रोजेक्ट कंट्रोलर्स हैं, जिन लोगों ने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लेनी है, उनको कंट्रोल करना है। प्रोडक्ट ओनर्स एजाइल में जो क्या कहते हैं कि रिक्वायरमेंट्स का सरताज, जो मतलब बेताज बादशाह है, रिक्वायरमेंट्स इकट्ठा करना, कस्टमर से डील करना, बिग बॉस ये आपका है प्रोडक्ट ओनर। ये प्रोजेक्ट मैनेजर के भी ऊपर आता है या स्क्रम मास्टर के भी ऊपर आता है। फिर स्क्रम मास्टर, जिसको आप आमतौर पे प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम से जानते हैं, उसको किसी हद तक हम स्क्रम मास्टर भी कह सकते हैं। और जो आपके टीम के मेंबर्स हैं, उनको अगर आप स्क्रम टीम मेंबर्स कहना चाहें। लेकिन देखिए, स्क्रम जो है वो एजाइल का एक तरीका है सिर्फ, राइट। तो अगर आप स्क्रम अप्लाई कर रहे हैं तो स्क्रम मास्टर भी होगा, स्क्रम टीम मेंबर भी होंगे, तो ये डिपेंड करता है। अदरवाइज आप उसे एजाइल मास्टर कह सकते हैं, एजाइल लीडर कह सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर कह सकते हैं, और स्क्रम टीम को इसी तरह डेवलपमेंट टीम कह सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन टीम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मगर ये कि टीम मेंबर जो हैं वो एक तरफ, जो लीडर है एजाइल का, वो स्क्रम मास्टर हो या जो भी हो, वो एक, और प्रोडक्ट ओनर उसका भी बॉस, जिसको हम आम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के नाम से या प्रोजेक्ट डायरेक्टर के नाम से याद करते हैं। Probably this person is product owner. But you see, the roles have greatly changed. हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट डायरेक्टर या स्पॉन्सर होता है, उसकी कोई खास जिम्मेदारियां नहीं होती, लेकिन प्रोडक्ट ओनर फुली रिस्पॉन्सिबल है रिक्वायरमेंट्स का। कस्टमर से बात इसने करनी है, कस्टमर के का जो कस्टमर फेसिंग जितना एक्शन है, वो प्रोडक्ट ओनर की जाती जिम्मेदारी है। भले वो स्क्रम मास्टर और स्क्रम टीम मेंबर से कोई ना कोई मदद ले, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो प्रोडक्ट ओनर की है, कस्टमर को खुश रखना, कस्टमर की बात सुनना, उससे रिक्वायरमेंट्स को समझना, उनको नोट करना, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि वो अकेला ये काम करता है। बेशक जो टीम है, एजाइल टीम है, वो उसके साथ काम करती है। मगर अगर जिम्मेदारी की बात आए तो प्रोडक्ट ओनर इज रिस्पॉन्सिबल। एनीवन लुकिंग टू गेन नॉलेज ऑफ मैनेजिंग एजाइल प्रोजेक्ट, कोई किसी डिसिप्लिन से बंदा हो, किसी फील्ड से बंदा हो, एंड अंडरस्टैंड हाउ एजाइल इज अप्लाइड एंड प्रैक्टिस इन द प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट, किस तरह एजाइल को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये किसी हद तक आप लोगों को मेरे पिछले लेक्चर के बाद अंदाजा तो हो ही गया होगा कि एजाइल क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल किया, और कुछ आप थोड़े बहुत उससे इंप्रेस भी नजर आते हैं। आपको कुछ ना कुछ माइंडसेट में कहीं ना कहीं एक थोड़ा इशारा जरूर हुआ है कि नहीं यार, ये कुछ ऐसा होना चाहिए। बस यही मेरी
बेसिक कोशिश है कि आपको इंस्टिगेट किया जाए, आपका वो जगह दिमाग की हिलाई जाए जो आपको ये सोचने पे मजबूर करे कि जिस तरीके के साथ हम काम कर रहे हैं हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, हमें इस पैराडाइम से बाहर निकल के सोचना चाहिए और कोई और ज्यादा एफिशिएंट तरीका, काम को ज्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से करने का होना चाहिए। तो वो तरीका है एजाइल, और ये आपको करना पड़ेगा थ्रू चेंजिंग योर माइंडसेट टू एजाइल माइंडसेट। जो ये ट्रेनिंग है खासतौर पे एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर की, पीएमआई वाली, ये बुनियादी तौर पे तो 3 डे इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, मतलब पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं लोग 3 दिन तक। लेकिन चूंकि आप लोगों के साथ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हुई कि आप लोग 2 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकते, हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा नहीं, तो इस तरह से हमने इस कोर्स को स्ट्रेच करके तो नेचुरली तकरीबन 30-40 आवर्स तक ले गए हैं। लेकिन इसमें आपको ये मैं यकीन दिलाता हूं, गैप्स बेशक होंगे, लेकिन कोर्स बहुत ही ज्यादा डिटेल में, ज्यादा डेप्थ में जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। और मुझे यकीन है कि बाय द एंड ऑफ द डे आपको मुकम्मल तौर पे ये सब बातें समझ आ चुकी होंगी और आप बिला तरद्दुद के पीएमआई एसीपी के एग्जाम में बैठें और शर्तिया यू विल क्लियर द एग्जाम। द ओनली थिंग इज, जो बातें मैंने यहां डिस्कस करनी है आपके साथ, वो चीजें सब आपने समझनी है। अगर आपने वो सब समझ लिया तो आपको एसीपी के एग्जाम से कोई फेल नहीं कर सकता। और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर इस कोर्स के खत्म होने के बाद पीएमआई एसीपी का एग्जाम दें, क्वालिफाई करें, एक सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगी। और एक तरह से सर्टिफिकेशन का फायदा ये भी होता है कि नॉलेज जो आपने गेन किया है उसका एक प्रूफ सर्टिफिकेशन की सूरत में सामने होता है। आप आज से 10 साल बाद भी किसी को कह सकते हैं कि मैं एसीपी क्वालिफाइड हूं। वैसे आप लोगों को कन्विंस करते रहे, आपको एजाइल आता है, वो शायद हो शायद ना हो, लेकिन एसीपी से उनको एकदम अंदाजा हो जाएगा कि ये बंदा जो है इसको एजाइल के बारे में कुछ पता है। कोर्स का जो स्टडी मटेरियल है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया है, मतलब ये वो लोग हैं जो एजाइल मैनिफेस्टो लिखने वाले हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई बंदे हैं जो इसके अंदर शामिल हैं एसीपी के लिए। हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट एंड एक्रेडिटेड एसीपी मास्टर ट्रेनर, आपको जो मैं ट्रेन कर रहा हूं और जो और लोग मौजूद होते हैं इस फील्ड में, वो सीनियर लेवल के लोग हैं और अच्छा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और इंशाल्लाह आपको भी ट्रांसफर करेंगे। बुनियादी तौर पे पीएमआई ये कहती है कि 21 घंटों की आपने ट्रेनिंग लेनी है कम से कम। अगर हम इसको पूरे 3 दिन करें तो 24 घंटे बनते हैं, लेकिन मैंने जो ट्रेनिंग आपको देनी है वो उससे भी ज्यादा तफसील में, ताकि आपकी तरफ से कोई शक ना रहे। कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हम क्लासरूम के दौरान क्लास जब चल रही होगी तो कुछ ग्रुप एक्टिविटीज, कुछ थोड़े बहुत टेस्ट वगैरह भी करते रहेंगे। और याद रहे कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, वी आर एक्चुअली कीपिंग आवरसेल्फ अलाइन्ड विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ पीएमआई, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से इनके स्टैंडर्ड्स हैं। फिर इसके अलावा पीएमआई एसीपी का एग्जाम देने के लिए जो एप्लीकेशन वगैरह भरनी पड़ेगी, अप्लाई करने का तरीकाकार, उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। बहुत आसान है, वो बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, ईच वन ऑफ यू कैन कंसल्ट मी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर फिलिंग योर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। और जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा ताल्लुक सिर्फ इस कोर्स के खत्म होने तक नहीं है। जिस दिन तक आप एसीपी का एग्जाम पास नहीं कर लेते, उस वक्त तक मैं हाजिर हूं आपकी एप्लीकेशन भरवाने के लिए, आपको सवालों के जवाब देने के लिए, टिल द डेट यू अपीयर इन द एग्जाम। और नेचुरली जब आप पीएमआई एसीपी कर लेंगे तो यू आर देन पार्ट ऑफ द क्लब, आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। तो फिर तो हमारा साथ जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहेगा। वो एक अलग रिलेशनशिप बन जाती है कि जनाब हम सब एसीपी के ग्रुप्स हैं, वी आर ऑल फ्रॉम द सेम क्लब।
एसीपी में ये जो 3 दिन के अंदर हमने पढ़ना है, या फॉर दैट मैटर इस पूरे कोर्स में जो कुछ पढ़ना है, उसको मैंने 9 मॉड्यूल्स में बांटा हुआ है। इंट्रोडक्शन का मॉड्यूल है जो कि अभी हम आज और अगली क्लास में करेंगे। इंट्रोडक्शन टू एजाइल मेथोडोलॉजीज हैं। आपको याद होगा कि जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने कुछ एजाइल मेथोडोलॉजीज जो मशहूर थी और जो ट्रेंडी थी, जो मॉडर्न थी, उनको तो हमने हल्का फुल्का डिस्कस किया, लेकिन इसके अलावा भी एजाइल की बहुत सी मेथोडोलॉजीज हैं। आई विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ ऑल ऑफ देम। फिर आ जाता है कि ये तो है एजाइल मेथोडोलॉजीज, तो एजाइल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। व्हाट अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ होल टू बिकम एजाइल, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट बनता है, ये हमारा मॉड्यूल 3 होगा। मॉड्यूल 4 में हम बात करेंगे यूजर स्टोरीज की। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हम एग्जैक्टली इन सब चीजों के मुताबिक चलेंगे। ये हमारे पास 2 चीजें हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मॉड्यूल्स हैं और राइट हैंड साइड के ऊपर डोमेन्स हैं। एट द सेम टाइम वी वुड बी कवरिंग ऑल ऑफ द डोमेन्स आल्सो। एजाइल के प्रिंसिपल्स क्या हैं, माइंडसेट क्या है, वैल्यू ड्रिवन डिलीवरी है, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, दिस ऑल वी विल कवर। खैर, इन चीजों को कवर करने के साथ साथ यूजर स्टोरीज भी हैं। एजाइल में जो आपकी एस्टिमेशन कैसे होती है, प्लानिंग, मॉनिटरिंग और एडॉप्टेशन कैसे करते हैं। फिर एजाइल में कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स का क्या दर्जा है और किस तरह से हम ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ, बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। क्वालिटी का भी एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी के हवाले से, रिस्क के हवाले से, और एजाइल में नापा तोला कैसे जाता है सिस्टम को, और वैल्यू स्ट्रीम की मैपिंग कैसे होती है। दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट। ये जनाब जो आपका एग्जाम है वो इन 7 डोमेन जो राइट हैंड साइड पे लिखी हुई हैं, इन 7 डोमेन्स में से आपसे सवाल पूछे जाते हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। एजाइल प्रिंसिपल्स एंड माइंडसेट, वैल्यू ड्रिवन डिलीवरी, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, टीम परफॉर्मेंस, एडाप्टिव प्लानिंग, प्रॉब्लम डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, जिसके अंदर प्रोडक्ट, प्रोसेस और पीपल तीनों आ जाते हैं। इन टॉपिक्स, इन डोमेन्स के अंदर स्पेसिफिक टॉपिक्स रिक्वायर्ड है जो आपको पता होने चाहिए, और ये एक्चुअली ये जो डोमेन्स शो कर रही हैं, दिस शोज योर सिलेबस। एक्चुअली ऑल द क्वेश्चंस जो कि एसीपी के एग्जाम में आएंगे वो इन डोमेन्स में से पूछे जाएंगे, और इन डोमेन्स को मैं तफसील से डिस्कस करूंगा कि इनके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उसके हिसाब से चलें। पहला मॉड्यूल जो कि ये है आज का वाला, पार्टिसिपेंट से हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पहले भी कर लिया था। आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे साथ अब तक 9 लोग आ चुके हैं। जो लोग अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए, फहीम साहब ने ज्वाइन किया है लेक्चर शुरू होने के बाद, अब्दुल्ला साहब पहले से मौजूद हैं, मंसूर पहले से मौजूद हैं, अमजद मौजूद हैं, अलियास साहब ने बाद में ज्वाइन किया है, सुलेमान आफ्ताब साहब पहले से मौजूद हैं, काजी रिजवान अहमद साहब ने ज्वाइन किया है। जनाब फहीम साहब, आपकी तरफ से कोई पॉइंट? जी भाई, नहीं, कैरी ऑन, आई एम विद यू। इट्स ओके। सर आवाज नहीं आई। अभी भी नहीं आई? आ रही। आई एम विद यू जी, कैरी ऑन। जो आपने पिछला रिव्यू किया था, पिछला वाला लेक्चर, हाँ जी, एनी टेकअवेज फ्रॉम देयर के कुछ बात समझ आई, नहीं आई, आगे चलना चाहिए कैसे? हाँ नहीं, वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव था, और उसमें मेरी ओपिनियन तो ये थी कि इट्स वेरी नाइस टू हैव दिस पर्सपेक्टिव आल्सो, बिकॉज आज तक हम जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते रहे हैं, and due to our culture and all those things, it was totally dependent on waterfall model. जी, so exactly. It's nice to have something, क्योंकि इसकी मेरे हिसाब में जरूरत भी है जी। एग्जैक्टली। और अलियास साहब, एनी व्यूज फ्रॉम योर साइड? जी, अस्सलाम वालेकुम। जनाब। सुहेल साहब, मैं अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अटेंड द फर्स्ट लेक्चर, आपका जो था सेशन मैं नहीं अटेंड कर सका,
मैं जस्ट मेरे ध्यान में आ रहा था ये अब एसीपी और एजाइल वाला और जो पीएमपीएस में क्या फर्क है? सर पीएमपी जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है और वो सीनियर लेवल की सर्टिफिकेशन है। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि आप लोग अपनी सीनियरिटी की वजह से पीएमपी के लिए भी क्वालिफाई करते हैं और पीटीसीएल के लिए, पीटीसीएल एकेडमी के लिए हमने पीएमपी के काफी सारे कोर्सेज रन करवाए हैं और गालिबन अभी मुझे बता रहे थे क्या नाम है अब्दुल्ला महमूद साहब जो कि इधर मौजूद हैं, वो पीएमपी की क्लास में हमारे थे भी और वो पीएमपी कर भी चुके हैं। तो ऐसे लोग हैं जो पीएमपी कर चुके हैं हमारे कोर्सेज करने के बाद। अगर आप इंटरेस्टेड हो पीएमपी के लिए, वो यूं समझ लीजिए कि इट इज अ लेवल अप। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन आवर नेक्स्ट कोर्स जो भी पीएमपी का होता है। आप पीटीसीएल एकेडमी में बताइए, अपना नाम रजिस्टर करवाइए, इंशाल्लाह अगला कोर्स जो पीएमपी का होगा उसमें हम आपको शामिल कर लेंगे। लेकिन ये जो एसीपी है ये एक अच्छी बुनियाद है आपको, मतलब एजिलिटी को समझने के लिए। देखें, एजाइल इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एजाइल इज अ माइंडसेट which we are trying to use in our daily use and in our project management। तो उस हद तक ये रिलेशन बताएगा और किसी हद तक हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात इसमें करेंगे, लेकिन जो तफसीली डिटेल है वो पीएमपी में डिस्कस होती है। सही हो गया, क्योंकि मैंने पहले पीएमपी की प्रिपरेटरी क्लासेस तो पीटीसीएल ने पहले करवाई थी। आपने मेरे ख्याल कोई ये मैंने की थी कोई 8-9 इयर्स बैक, लेकिन मैंने पीएमपी के एग्जाम नहीं दिया, तो उस लिहाज से जरा एजिलिटी के भी देख लेते हैं। सर It's एक good बात to तो ये कि go वो through जो आपने पढ़ा था वो अब पुराना हो चुका है, इसलिए आपको it. दोबारा डेफिनेटली। करना पड़ेगा। पहले आपको किसने कराया था? मेरा ख्याल यहाँ पे लाहौर में आए थे, मुझे नाम भूल गया उनका। उन्होंने तो 4 मेरा ख्याल सेशंस थे, 2 वीकेंड्स पे था, 4 डेज के कोर्स था वो। ओके ओके। अब ऐसा है कि ये इसका मुकम्मल तौर पे सिलेबस भी चेंज हो गया है। एक्चुअली अच्छा पीएमपी हैज गॉन एजाइल आल्सो, तो उस हवाले से इसकी किताब और इसका सिलेबस चेंज हो चुका है। तो अब आप इंशाल्लाह कोर्स अटेंड कीजिए, आपको जबरदस्त तरीके से हम उसमें पीएमपी में भी क्लियर कराएंगे। लेकिन पहले आप मुझे ये अच्छी खबर सुनाइए कि आपने एसीपी पास कर लिया, उसके बाद फिर हम आपको जी, इंशाल्लाह पीएमपी की तरफ लेके जाएंगे। सही सही हो। जी काजी रिजवान थैंक यू अहमद जी। साहब, आपकी तरफ से कोई व्यूज? काजी साहब, सर आप मौजूद हैं? काजी रिजवान अहमद साहब गालिबन नहीं मौजूद, तो कोई बात नहीं, आ जाएंगे तो फिर हम बात कर लेंगे। मैं आगे चलता हूँ जी, मैं एक नजर देख लूं कोई और नए लोग तो नहीं आए। अमजद, इलियास, मंजूर साहब, मंजूर फरीद साहब, क्या हाल है सर आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है सर, खैरियत है। जबरदस्त सर। सर कैसा रहा पिछला लेक्चर, कुछ समझ आया और कोई आपकी तरफ से पॉइंट्स हैं? सर पार्शली मैंने पिछला लेक्चर अटेंड किया था। एक्चुअली मैं पिछले कुछ 10 दिन से एनुअल लीव पे था और कुछ विजिट्स थे मेरे, तो मैंने आज ही ज्वाइन बैक किया है ऑफिस को, तो मैं इंशाल्लाह पिछला लेक्चर भी कंप्लीटली सुन लूंगा। बिल्कुल, मैंने इसीलिए रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की थी। जो लोग पिछला नहीं भी सुन सके, प्लीज आप उसको सुन लीजिए और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे, अगर आज नहीं तो अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। कल हमारी अगली क्लास है, उसमें पूछ लीजिएगा। मगर ये है कि आप जब तक सेटिस्फाई नहीं होते हम आगे नहीं जाएंगे। अच्छा जी, जी जरूर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। मोहम्मद कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन किया है। सर आप बताइए, मोहम्मद कुरैशी साहब, हाउ डू यू फील अबाउट जी इट? अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। जी मैं सॉरी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। पिछले लेक्चर के बारे में आप पूछ रहे हैं, जी तो सर। ऑब्वियसली उसके जी उसके बारे में तो ऑब्वियसली जो जिस्ट थी वो समझ आ गई, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो उसका मैनिफेस्टो है, जी तो जी उसके ऊपर ऑब्वियसली देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो बिल्कुल। मूविंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली विल टेक दैट अंडरस्टैंडिंग फॉरवर्ड, जो आप मजीद कंटेंट देंगे। तो सो फार आई एम ऑन बोर्ड विद इट। जबरदस्त जबरदस्त। सुलेमान आफ्ताब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सर बोलिए। सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, ऑफिशियली कल लीव है, तो सेशन होगा कि नहीं?
सर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बताइए। क्योंकि मैं का सारे पार्टिसिपेंट्स हैं तो एक अगर आप पूछ लें ताकि फिर जो भी स्ट्रेंथ होगी उस हिसाब से हम देख लें। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो बताऊँ हम तो संडे को भी कराते हैं कोर्स, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों की तरफ से अगर ना कोई इशू हो तो टाइम तो बड़ा कंफर्टेबल है, 5:30 से 7:30 का, वी कैन ऑलवेज डू इट, ऑफिस हो या ना हो वी कैन डू इट। जी जनाब, एनी ओपिनियंस, कल क्लास करनी है नहीं करनी है, क्या सूरत हाल है? मेरा ख्याल है कर लेनी चाहिए। बिल्कुल कर लेनी चाहिए, बिल्कुल सही है जी। काजी साहब, अस्सलाम, सॉरी सर मैं सुन रहा था, मैं नमाज पढ़ रहा था, जी सर, नमाज में लेट हो गया था, आपकी आवाज़ सुन रहा था। जी 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 सर, लास्ट लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह वो देखा है सारी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लेक्चर था, तो जनाब। उसमें जितनी भी चीज़ें तो वो की हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं अवेलेबल हूँ। नहीं सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई मतलब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, अदरवाइज ना सर, लास्ट लेक्चर वाज वेरी सिंपल एंड बड़ा टू द पॉइंट था। वो भी जो है ना एजाइल और इसके रिलेटेड चीज़ें थी, उसका वगैरह बाकी चीज़ें तो बाकी डिटेल में डिस्कस हुआ। आपने एक रिकॉर्डेड भी दी हुई है, वो भी देखी है यूट्यूब पे, तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी क्वेश्चन हो रहा था, कोई दोस्त कह रहे थे कल की जो है ना करें या ना करें, जी जी तो अगर आज का एक्सटेंड हो सकता है थोड़ा सा, अगर कल का लेक्चर आज एक्सटेंड हो के आधा घंटा या 40 मिनट में आज कवर जी कर सर, दें, वो बात नहीं बनती, वो वीकली ऐसी बेसिस टांगे लगाने वाली बात है। 2 घंटे का लेक्चर है, ठीक वो भी हम कल ना करें, ये ना करें, वो ना करें, वो कोई खास फायदा नहीं है। या तो आप कहें ना 4 घंटे आप, जैसे सारे पार्टिसिपेंट बात एग्री ठीक है, होते हैं वैसे कर लेते हैं, 4 घंटे अभी बैठना जैसे है तो सब मैं कल एग्री, क्लास नहीं करता। क्यों जी? जैसे सारे एग्री करते हैं सर वैसे कर लेंगे। जी जनाब, 4 घंटे बैठना है बड़े लोग। तो सर बहुत मुश्किल है 4 घंटे। कल कर लेते हैं सर क्लास, अगर आप, हाँ ये जरूर हो सकता है, अगर आप लोग चाहें तो आई कैन डिले द क्लास, मैं इसको रात में भी ले जा सकता हूँ, 7:30 के बाद, 8:30 के बाद, एनीथिंग, अगर आप चाहें, कल के लिए कह रहा हूँ सिर्फ। नहीं, मेरे अगर ख्याल आप, से ये टाइम ठीक है, एटलीस्ट मुझे तो सूट करता है। अगेन मेरे ख्याल से जो स्केड्यूल है उसी हिसाब से चले जाते उसी हैं हिसाब से विदाउट चलना एनी चाहिए, मॉडिफिकेशन। उसी हिसाब से तो सर चलना माशाल्लाह अच्छी बात यह है कि आप माशाल्लाह इसका रिकॉर्डिंग भी दे देते हैं, तो अगर चाहिए। किसी की थोड़ी बहुत मिस भी हो जाती है रिकॉर्डिंग से भी वो कवर हो सकती है, एग्जैक्टली, कवर हो जाता है। तो नो इशू, एग्री है, ठीक है कल इसी टाइम पे शुरू कर देते हैं 6 बजे के लगभग। सर कल मोस्ट प्रोबेबली कई एरियाज में हो सकता है कि सर्विस भी जो है ना वो डिसरप्ट हो ड्यू टू दी 12 रबीउल अव्वल। सर 12 रबीउल अव्वल क्या कहती है सर्विस को? नहीं, 12 इंटरनेट रबीउल सर्विस अव्वल ये नॉर्मली हमारे यहाँ जो है वो फोन सर्विस ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस कई एरियाज में जो है ना वो अच्छा माजी में डिसरप्ट होती है इस वजह अच्छा, से कह फिर रहा ऐसा करेंगे सर, हम रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं ना, हम कोशिश करेंगे क्लास को कंडक्ट करने की, रिकॉर्ड करने की और शेयर करने की, अगर ना हुआ तो फिर कैंसिल करेंगे ना, ठीक है ना सर? होपफुली हो जाएगी सर, अगर लेट्स सपोज है भी तो वो दिन के वक्त होते हैं, अगर सर्विस ना भी हुई तो शाम को तो सर्विस आ ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जी कल क्लास होगी और एज पर स्केड्यूल होगी। चलें जी, ठीक है जबरदस्त, आगे चलता हूं जी। मैं डिफाइन कर रहा था कि ये जो पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन का, इसमें हमने क्या करना है। तो इंट्रोडक्शन पीएमआई का हम थोड़ा सा देखेंगे, एसीपी की सर्टिफिकेशन में क्या कुछ है, इसकी क्या एग्जाम की फीस वगैरह कैसे है, प्रोसीजर कैसे है, अप्लाई कैसे करते हैं इस एग्जाम के लिए, फिर एग्जाम का कंडक्ट कैसे होता है, इसकी टिप्स हैं एग्जाम देने की, और फिर जब आप एग्जाम पास करते हैं तो आपने अपने एसीपी के स्टेटस को मेंटेन कैसे रखना है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब हम फोकस्ड एसीपी की बात करने लगे हैं, अब मैं खाली एजाइल की बात नहीं कर रहा। एसीपी, पीएमआई एसीपी, एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर की बात हम कर रहे हैं, तो उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। इस तरह के मैं एसीपी के अंदर जाऊं, हम थोड़ा पहले देख लेते हैं कि पीएमआई क्या स्टैंडर्ड्स हैं और किस तरह से ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज हैं। पीएमआई का एक तो स्टैंडर्ड है जो कि कोर स्टैंडर्ड है इनका, वो कहलाता है आ गाइड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। इन शॉर्ट इसको हम पिमबॉक गाइड भी कहते हैं।
ये इस वक्त करंटली 7वें एडिशन में है। इस वक्त जो डिस्प्ले में नजर आ रहा है वो 6th एडिशन है। मेरे हिसाब से 7th एडिशन को फॉलो किया जाए तो बहुत ही उससे भी बेहतर है, मगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इस स्टैंडर्ड को पढ़ने की। अगर आप पढ़ें तो बहुत बेहतर है, 6th को पढ़ें 7th को पढ़ें, कोई मसला नहीं है। लेकिन एजाइल का एग्जाम देने के लिए ये जो छोटी किताब दाएं हाथ के ऊपर दिखाई गई है, एजाइल प्रैक्टिस गाइड, इज एनफ। एजाइल का एग्जाम देने के लिए एजाइल प्रैक्टिस गाइड इज एनफ। ज्यादा बात है अगर आप पीएमबीओ के से पहले 1-2 चैप्टर पढ़ लें तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा जो गैप है वो ब्रिज हो जाएगा, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ इसका रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। बाकी कोई इतना ज्यादा ये नहीं है कि आपने ये दोनों किताबें पढ़नी है या इससे ज्यादा। तो एजाइल पढ़ना है आपने, बेसिक एजाइल के बारे में बातें हैं, वो एजाइल प्रैक्टिस गाइड से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं पीएमआई के, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब कुछ आप पढ़ें। बिजनेस एनालिसिस का भी एक फील्ड है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट करता है, उसकी अलग पीएमआई की गाइड है बिजनेस एनालिसिस की। फिर हमारे पास स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं प्रोग्राम मैनेजमेंट का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है दैट इज इंक्लूडेड इनटू द पीएमबीओ के गाइड। नए जो 2 स्टैंडर्ड्स आए हैं उसमें एक अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है और यहां एक नहीं दिखाया, वो है रिस्क मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड। ये जो द गाइड है वो सबसे ऊपर का दर्जा है, द स्टैंडर्ड जो है ये इससे सेकंड लेवल का दर्जा है, और इससे नीचे की जो चीज आती है उसको कहते हैं प्रैक्टिस स्टैंडर्ड। प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स हमारे पास बहुत से हैं, स्केजुलिंग का अलग है, एस्टिमेटिंग का अलग है, अर्न्ड वैल्यू का अलग है, रिस्क का अलग है, और इस तरह ये जितने भी आपको दिखाए गए हैं, देयर आर मेनी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स। एंड even below that is another level which is called practice guides. Practice guides जो है इसमें बिजनेस एनालिसिस की मौजूद है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये बहुत से स्टैंडर्ड्स आपके सामने हैं, इसमें प्रैक्टिस गाइड्स हैं, इसमें प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स हैं, इसके अंदर द स्टैंडर्ड हैं, इसमें द गाइड्स हैं, और इसके अलावा एक और भी चीज होती है उसको कहते हैं पिम्बॉक एक्सटेंशंस। जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्री वाइज हैं, वो क्या कहते हैं कि हमें पीएमबीओ के अलावा स्पेसिफिक टू आवर इंडस्ट्री कुछ स्टैंडर्डाइजेशंस चाहिए, वो डॉक्यूमेंट की गई हैं। मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन बनाई गई है, गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट एक्सटेंशन, सॉफ्टवेयर के लिए सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए उनकी एक्सटेंशन है। इस तरीके के साथ 4-5 एक्सटेंशन एग्जिस्ट करती हैं। तो ये एक्सटेंशन भी एक 5वीं नस्ल है। तो ये सब आप देख लीजिए, इतनी सारी चीजें, अगर इन सब किताबों को एक जगह रखा जाए, इन स्टैंडर्ड्स को, ये किताबें नहीं है, दीज आर स्टैंडर्ड्स, तो ये एक बहुत ही बड़ा नॉलेज का बेस है। और इस नॉलेज बेस को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सी किताबें लिखी गई हैं जो मुख्तलिफ ऑथर्स ने लिखी हैं। ये जितनी चीजें हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, ये किसी एक ऑथर ने नहीं लिखे हुए। इसका ऑथर अगर आप देखेंगे तो वो पीएमआई का लिखा होगा वहां पर, बाय पीएमआई। और इसके अंदर जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें आई हैव कंट्रीब्यूटेड मेनी टाइम्स इन मेनी ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स। पीएमबीओ के 2nd एडिशन ऑनवर्ड्स 7वें तक मैं इसके अंदर मेजर रोल प्ले करता हूं। I have been writing a lot many portions within the PMBO के एजाइल प्रैक्टिस गाइड में, प्रोग्राम में, पोर्टफोलियो में, कई जगहों पे मैंने खुद कंट्रीब्यूट किया हुआ है। और भी लोग दुनिया भर से 15-20 हजार लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन चीजों के अंदर। एनीवेज जी, तो ये तो हो गई एक शॉर्ट हिस्ट्री के इसके पीएमआई के क्या क्या स्टैंडर्ड्स मार्केट में मौजूद हैं। अभी हम आ जाते हैं एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर के की तरफ कि ये क्या है और कैसे है। कुछ बातें तो मैंने आपको कल बता दी थी, पिछली क्लास में बता दी थी। मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आप पीएमआई की वेबसाइट पे जाएं
pmi.org, वहां पे आप सर्टिफिकेशंस के अंदर जाएं तो PMI की 8 डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं और इसके अलावा 2 डिसिप्लिन एजाइल की हैं, तो टोटल 10 सर्टिफिकेशंस हैं। जो 8 सर्टिफिकेशंस PMI की बेसिक हैं, उनमें सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, प्रोग्राम मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, स्केड्यूलिंग प्रोफेशनल है, बिजनेस एनालिस्ट है और सर्टिफाइड एसोसिएट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर। 8 ये हो गई। और जो 2 नई सर्टिफिकेशन डिसिप्लिन एजाइल की हैं, उनमें उनके नाम है डिसिप्लिन एजाइल स्क्रम मास्टर और डिसिप्लिन एजाइल सीनियर स्क्रम मास्टर। ये आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये जो 3 एजाइल की सर्टिफिकेशन हैं, डिसिप्लिन एजाइल स्क्रम मास्टर, डिसिप्लिन एजाइल सीनियर स्क्रम मास्टर और PMI ACP, इनको उन्होंने इकट्ठा ग्रुप कर दिया है। एजाइल सर्टिफिकेशंस का एक बंडल बना दिया है 3 का। तो आपको उसको क्लिक करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको ये 3 सर्टिफिकेशन मिलेंगी। ACP को आप जब क्लिक करेंगे तो उसका जब पेज खुलेगा उसमें आपको दाएं हाथ के ऊपर कुछ डाउनलोडेबल चीजें मिलेंगी। आप वहां क्लिक करके कुछ फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं। उनमें सबसे पहली जो फाइल होगी वो होगी PMI ACP हैंडबुक। दिस हैंडबुक includes all the details about what PMI ACP is, इसका एग्जाम कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या तरीकाकार है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम में कितने सवाल होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, एग्जाम देना कैसे है, किन चीजों की तैयारी करनी है और अल्टीमेटली एग्जाम देने के बाद आपको ACP को मेंटेन कैसे करना है। दिस ऑल इज रिटन इन ACP हैंडबुक एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस इट हियर टुडे। इसके अलावा एक और भी किताब आपको वहां से मिलेगी, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नाम होता है PMI ACP एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन, जिसमें आपका सारा सिलेबस है। वो जो मैंने आपको 9 डोमेन्स बताई थी, 9 थी के 7 थी, वो उन डोमेन्स में की तफसील कि इन डोमेन्स में कौन कौन सी चीज आपको पता होनी चाहिए, वो सारा सिलेबस आपको उस किताब में मिलेगा। तो ये मैं आपको ये कहूंगा कि ये दोनों किताबें तो डेफिनेटली डाउनलोड कर लीजिए और इनको अच्छी तरह से देखें और व्यू करें। अलबत्ता इन दोनों को मैं कवर कर रहा हूं। कोई भी सर्टिफिकेशन हो PMI की, वो किस तरह से जन्म लेती है। जब PMI को इस बात का एहसास होता है कि मार्केट में किसी नई सर्टिफिकेशन की डिमांड राइज हो रही है जो उनसे रिलेटेड है, या मार्केट उनको रिक्वेस्ट करती है कि जनाब हमें ऐसे प्रोफेशनल चाहिए तो आप कुछ हेल्प करें, तो PMI क्या करती है कि एक मार्केट रिसर्च कंडक्ट कराती है थर्ड पार्टी से। मतलब वो बाकायदा एक फर्म को हायर करते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च का सर्वे करते हैं और देखते हैं कि ये जो नई रिक्वेस्ट आई है कि इस तरह की कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है और इस डिसिप्लिन में लोग क्या कैपेबिलिटीज चाहते हैं प्रोफेशनल से। जो सर्टिफाइड बंदा होगा उसको क्या काबिलियत होनी चाहिए, उसकी क्या अहलियत और कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये वो कैप्चर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट रिसर्च में ना सिर्फ उसकी फिजिबिलिटी स्टडी हो जाती है, बल्कि वो रिक्वायरमेंट्स भी कैप्चर हो जाती हैं जो मार्केट मांग रही है। कि अगर फर्ज करें ACP के बारे में है, तो ACP जो बंदा हमारे पास आएगा उसको क्या कुछ आता हो, उसको कितना तजर्बा हो, वगैरह वगैरह, और किस एरिया में किस हद तक जानता हो। तो ये सारी डिमांड जो है ये मार्केट रिसर्च से जनरेट हो जाती है। ये मार्केट रिसर्च एक तो पहली दफा तो जब ये नई डिमांड रेज होगी तो ये रिसर्च की जाएगी, लेकिन उसके बाद हर 3 से 5 या 7 साल
ये डिपेंडिंग अपॉन के कितनी तेजी से मार्केट चेंज हो रही है, ये रिसर्च बार बार की जाएगी और उसकी रोशनी में आपके एग्जाम स्पेसिफिकेशंस बदलेंगी, आपका एग्जाम बदलेगा। खैर, जब भी ये रिसर्च होती है तो उसकी बुनियाद पर एक कमेटी बनाई जाती है या एक बोर्ड बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये लोग एग्जामिनेशन की स्पेसिफिकेशंस करेंगे। दिस इज अ वॉलंटियर बॉडी। हम आप में और मेरे में से इंडिविजुअल्स को, जो क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हैं, जो वॉलंटियर हैं, उनको बुलाया जाता है कि जी ये दुनिया ये मांग रही है मार्केट रिसर्च से, ये कैपेबिलिटीज लोगों को चाहिए, अब आप इनका सिलेबस बना दें। तो वो फिर डोमेन्स आइडेंटिफाई होती हैं, उसमें वो टास्क जो कि मार्केट में मांगे हुए हैं उनको बाकायदा लिखा जाता है कि ये भी आता हो, ये भी आता हो, ये इस हद तक आता हो, वगैरह वगैरह। तो उन टास्क जो जो उसको आने चाहिए उनको लिस्ट डाउन कर दिया जाता है अंडर सर्टेन नंबर ऑफ डोमेन्स। जैसे मैंने आपको ईसीबी की डोमेन्स बताई, उस तरह डोमेन्स होंगी और डोमेन्स के नीचे टास्क होंगे और उसमें कैपेबिलिटीज होंगी। तो ये सिलेबस बन गया आपका। इसके बाद एक एग्जाम डेवलपमेंट की टीम बनाई जाती है, अगेन अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स जो कि मतलब एक्सपीरियंस होते हैं। उनको कहा जाता है कि भाई ये सिलेबस है, अब आप इस सिलेबस को देख के एग्जाम के क्वेश्चंस बनाएं। वो लोग हजारों क्वेश्चंस बनाते हैं, उनकी बाकायदा उनकी सॉर्टिंग होती है और छांट करने के बाद वो कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जाता है कि इसको पीएमआई एसीबी के एग्जाम में डाल दिया जाए। जब पहली दफा कोई सर्टिफिकेशन आती है या जब कोई मेजर चेंज सर्टिफिकेशन में आ रही हो, तो फिर वो डायरेक्टली वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिलीज नहीं करते, बल्कि पहले उसका एक पायलट चलाते हैं। उस पायलट एग्जाम में कुछ लोगों को, मतलब सब लोगों को नहीं अलाउड होता, मगर कुछ वॉलंटियर स्टूडेंट्स को या एस्पायरेंट्स को इनवाइट किया जाता है कि अगर आप पायलट एग्जाम देना चाहते हैं तो दे दें। उनको कुछ रिबेट दे दिया जाता है एग्जाम फीस में। ये एक तजर्बा होता है। इस पायलट को देने वाले को ये नहीं पता होता कि, या लेने वाले को भी नहीं ये पता होता, एग्जाम लेने वाले को, कि कौन फेल होगा कौन पास होगा, क्योंकि अभी तक क्राइटेरिया ही इस्टेब्लिश नहीं किया गया। इस एग्जाम जब ये हो जाता है तो आपको फौरन रिजल्ट नहीं मिलता, बल्कि फिर इसका प्रॉपर एनालिसिस होता है सारे लोगों का जो रिजल्ट है उसका, और उसकी बुनियाद पे कमेटी बैठ के ये फैसला करती है कि क्या डिफिकल्टी लेवल रखा जाए, किन लोगों को पास कर दिया जाए और किस लोगों को फेल कर दिया जाए। ये स्टैंडर्ड इस पायलट के बाद डिटरमिन होता है और फिर उस स्टैंडर्ड के मुताबिक एग्जाम रिलीज कर दिया जाता है या क्रेडेंशियल रिलीज कर दिया जाता है जनरल पब्लिक के लिए, और फिर उनके लिए वही असूल बन जाता है पास फेल का। तो जब क्रेडेंशियल रिलीज हो जाता है तो फिर वो चलता रहता है और लोग उसमें अप्लाई करते रहते हैं और फिर वो उस तरीके के साथ सिलसिला चलता है। और साथ साथ पीएमआई जो है वो देखती रहती है कि मार्केट में कोई चेंजेस तो नहीं आ रही, कोई लोगों की सोच समझ तो चेंज नहीं हो रही, कोई इंडस्ट्री या जो किसे कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर या एंटरप्राइज लेवल के ऊपर कोई चेंजेस, तो उसकी रोशनी में अगर कुछ तब्दीलियां करनी पड़ती हैं तो वो फिर उनकी रोशनी में दो चीजें चेंज हो सकती हैं। एक तो आपका नॉलेज बेस, किताबें वगैरह, स्टैंडर्ड्स वगैरह चेंज किए जा सकते हैं, और दूसरा हो सकता है आपको दोबारा मार्केट रिसर्च करनी पड़े। और इस तरह से कोई भी सर्टिफिकेशन इस जर्नी से गुजरती रहती है। अभी जैसे पीएमपी एग्जाम जो है वो इस साल 2 जनवरी को चेंज हो गया। इससे पेशतर जो एग्जाम था वो बिल्कुल डिफरेंट था, अब बिल्कुल चेंज हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि इस दफा क्योंकि मेजर चेंज था, उन्होंने एक पायलट चलाया पिछले साल जून जुलाई में। उस वक्त कुछ लोगों को इनवाइट किया भी आप नए एग्जाम में ट्राई करें, पायलट में हिस्सा लें, और जिन लोगों ने लिया उनमें से कुछ को जो भी पास हो गए, कुछ फेल हो गए, उनके रिजल्ट पे बेस करके इन्होंने क्राइटेरिया एस्टेब्लिश कर दिया कि अब पीएमपी कैसे पास फेल किया जाएगा। और इस साल जितने भी एग्जाम हुए हैं वो उस क्राइटेरिया के मुताबिक हो। इसी तरह
रिस्क मैनेजमेंट जो है उसका एग्जाम चेंज हो रहा है और उसका भी पायलट इन्होंने इनिशिएट किया हुआ है। 30 अक्टूबर से उसका पायलट शुरू हो रहा है रिस्क मैनेजमेंट का, और अप्रैल के मिड में गालिबन एग्जाम चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये चीजें चलती रहती हैं। एज फार एज ACP इज कंसर्न, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसका एग्जाम बिल्कुल फिक्स्ड है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही, तो आप एग्जाम दे सकते हैं किसी भी वक्त। राइट जी, यहां तक जो बातचीत हुई है इसमें कोई किसी का अगर सवाल हो तो बताइए। एप्लीकेशन के प्रोसेस के ऊपर अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप यू कैन रेज योर हैंड। जी जनाब, एनीवन? जी लिहाज साहब, ये प्रोसीजर समझ आया आपको? लिहाज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट। जी सुहेल साहब, आ रही है आवाज? जी सर, बोलेंगे अभी? जी, आप क्या पूछ रहे थे? सर मैं पूछ रहा था कि ये जो प्रोसीजर मैंने आपको डिफाइन किया है, ये आपको समझ आ जी गया? मुझे समझ आ गया, समझ गया। कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया सर। ओके, वंडरफुल। नहीं कोई नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलते हैं। जो इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है, ये आप इसको सेकंड करेंगे कि दिस इज वेरी सिमिलर टू PMP एग्जाम प्रोसेस। मतलब एग्जाम एप्लीकेशन का प्रोसेस तकरीबन उसी तरह का है। एप्लीकेशन आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, वैसे तो पेपर पे भी सबमिट हो सकती है, लेकिन जिसे कहते हैं वो बिल्कुल पत्थर के जमाने का तरीका बन गया है, कोई भी अब उस मेथड को इस्तेमाल नहीं करता और मेरा ख्याल है अब तो ऑब्सोलीट होने वाला होगा। ऑनलाइन जाएं, PMI की वेबसाइट पर सर्टिफिकेशंस में जाएं, अपनी पसंद की सर्टिफिकेशन को क्लिक करें और उसके नीचे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, उसी पेज के ऊपर वहीं से शुरू कर दें अपनी एप्लीकेशन। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भरना शुरू करते हैं, दिस इज अ वेरी एलेबोरेट मल्टी पेज एप्लीकेशन जो कि शायद एक सिटिंग में आप नहीं फिल कर सकते, तो हर पेज उसका नेक्स्ट पेज आता जाता है और अगर आप बीच में कहीं छोड़ के चले जाएं तो आपका वो उतना ही सेव हो जाएगा। अगली दफा आप आपके वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो वो आपकी एप्लीकेशन सेव रहेगी। इस तरह आपकी एप्लीकेशन को 90 दिन तक वो खुला रखते हैं। 90 दिन तक अगर आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं करते तो वो आपकी एप्लीकेशन बंद कर देते हैं। 90 दिन बहुत होते हैं, 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में अगर कोई एप्लीकेशन नहीं भर सका तो फिर वो कैसे भरेगा? तो एनीवेज अगर आप फर्ज करें खुदा ना खास्ता 90 दिन तक आप नहीं भर सके और कहीं मसरूफ रह गए हो गए आप, तो अब आप दोबारा उसको वहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू कैन रिक्वेस्ट PMI। आप उसी जगह पे जाएंगे, दोबारा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और PMI को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो मेरी एप्लीकेशन आधी भरी पड़ी है, मुझे बराए मेहरबानी उसको दोबारा खोलने की इजाजत दी जाए, तो वो आपको उसको दोबारा 90 दिन के लिए खोल देंगे। एप्लीकेशन 90 डेज के जो भी पीरियड है आपका उसको फिल करें। मैं आपको ये बता दूं कि ऑल्दो एक सिटिंग में नहीं हो सकती, रीजन उसकी ये है कि जो डाटा वो मांग रहा है, जो बातें पूछ रहा है, शायद उन सब बातों के जवाब आपके पास पहले से रेडीमेड मौजूद ना हो। आपको कहीं से क्लॉज निकालना पड़े, कोई चीज कहीं से पूछनी पड़े, कहीं से कोई सर्टिफिकेट लाना पड़े, इन चीजों में कुछ टाइम लगने का इम्कान है। लेकिन अगर एवरीथिंग इज हैंडी, एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो मेरे हिसाब से ये 15 से 20 मिनट के अंदर पूरी एप्लीकेशन भरी जा सकती है। लेकिन चलें, आप समझ लीजिए कि आपको कुछ मल्टी सेटिंग्स में करना है तो भाई 2-3 दिन में कर लें, 2-3 दिन में नहीं होता तो 5 दिन में कर लें, इससे ज्यादा टाइम तो लग नहीं सकता। ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड और अनलिमिटेड किस्म की एप्लीकेशन नहीं है। 4 या 5 इसके पेजेस हैं, कोई बहुत बड़ी क़यामत नहीं है। तो
इसको आप एक ही सिटिंग में बैठ के फिल कर सकते। जब आप इसको फिल कर देंगे तो सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से पहले वो आपसे 2 दफा पूछेगा कि वाकई सबमिट कर दूं। उसकी वजह यह है कि वो पूछ रहा है कि आप एक दफा वापस जाके दोबारा चेक कर लें, कोई चीज गलत तो नहीं हो गई, कोई मिस्टेक से कोई चीज गलत लिख दी गई हो, कहीं कोई स्पेलिंग या टाइपो हो, या कहीं आपने गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं लिख दी, कहीं आपने झूठ तो नहीं लिख दिया। अगर कोई ऐसी बात है तो आप वापस जाके उसे दुरुस्त कर दें। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ एथिक्स, PMI expects that a professional never lies. And for that matter, professional तो बात की बात है, a human being never lies. ये एक्सपेक्ट किया जाता है एक ह्यूमन बीइंग से कि वो झूठ नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा झूठ? जी अब्दुल्ला महमूद साहब। सर इसमें एक बड़ा इशू आता है एप्लीकेशन के दौरान में, वो कहते हैं आपके कोई भी प्रोजेक्ट ओवरलैप नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब इस सिनेरियो ये है कि PTCL के अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अप एंड डाउन कर रहे होते हो, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए ना, उनकी लॉजिक को जस्टिफाई करने के लिए मुझे तो एटलीस्ट पिछले 5 साल के प्रोजेक्ट्स निकालने पड़े थे 36 मंथ्स को पूरा करने के लिए। मैं उसका तरीका, अगर तो आपका एक्सपीरियंस 5-7 साल है तो फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप ओवरलैप शो करें, वो क्या होगा कि जो वो कैंसिल कर देता था, वो उसको डुप्लीकेट को खत्म कर देता था, वो ओवरलैप पीरियड को कैंसिल कर देगा। नो प्रॉब्लम। आपका तो बहुत एक्सपीरियंस है, आप से के पिछले 3 साल को जब शो करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पूरा हो जाएगा टाइम। बिल्कुल ओवरलैप को सर वो बेसिकली सिनेरियो होता है ना, अक्सर बात ये होता है कि आपके कुछ एक ऐसा टाइम भी आता है जिसपे आप ऑपरेशनल वर्क कर रहे होते हो, ठीक है, लेकिन जब आप ऑपरेशनल वर्क के अपने ऑपरेशनल वर्क को आप जब अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीकेट करते हो ना, तो वहां पे मुझे थोड़ा सा इशू हुआ था, क्योंकि मैंने अब लेट्स सपोज मैं 2 साल पहले मैं सीनियर मैनेजर होता, सीनियर मैनेजर के दौरान में मैंने 8 प्रोजेक्ट्स किए हैं, ठीक है, वो है, और अभी कुछ करके वहां पे बस मुझे टाइम को मैनेज करने में बड़ा इशू हुआ था। कोई बात नहीं, आप उसको एज अ प्रोग्राम मैनेजर या इवन एज अ स्पॉन्सर भी आप उसे कह सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस है, वो जो आपका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है वो भी प्रोजेक्ट की तरफ काउंट होगा। खैर आपने तो कर लिया, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं होती। आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप 5 साल का एक्सपीरियंस शो कर दें, 5 साल में से तो 3 साल निकल ही आएंगे ना। क्या कहते हैं? जी सर निकल आए थे, कोई मसला नहीं होता। आए थे तो। और एजाइल में तो खैर बहुत ही सिंपल है, इसका तो टाइम भी कम है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको कितना है। एनीवेज जी, तो एप्लीकेशन कंप्लीट करने, जब आप कंप्लीट करने से पहले इंश्योर कर लें कोई मिस्टेक, कोई टाइपो, कोई झूठ, कोई और चीज ऐसी ना की गई हो, जिसे कहते हैं इंटेंशनली मैंने कोई झूठ नहीं बोला, ठीक है ना, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं होना चाहिए, मिस्टेक हो सकती है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन आपने इंटेंशनली झूठ नहीं। मैंने देखा है लोग इंटेंशनली झूठ बोलते हैं, आप यकीन कीजिए ऐसे लोगों की एप्लीकेशन वो रिव्यू में तो क्या यहीं पकड़ी जाती है, एप्लीकेशन कंप्लीटनेस रिव्यू में ही पकड़ी जाती है। बहुत से लोगों की एप्लीकेशन वापस आई हैं और वो लोग मुझसे कहते हैं जी वो, अभी मुझे पिछले दिनों एक इंडियन का फोन आया, उसने कहा जी एक बंदे ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एप्लीकेशन भरी थी, उसकी 3 दफा रिजेक्ट हो गई है। मैंने कहा क्यों रिजेक्ट हो गई है? कहता जी वो उसका एक्सपीरियंस तो बहुत है। मैंने कहा खुदा के बंदे, अगर उसका एक्सपीरियंस है तो ये रिजेक्ट हो ही नहीं सकती, उसने झूठ बोला हुआ है, उसने कोई गड़बड़ की हुई है और दरअसल उसका एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कहा मैं इसकी गारंटी देता हूँ, उस बंदे मेरे पास सामने लेके आओ, मैं देखता हूँ कि उसने कहाँ झूठ बोला। वहां पे वो चुप हो गया, उसने नहीं किया। उनका मतलब ये था कि आप कोई ऐसा चक्कर चला दें, कोई झूठ और मजीद बोल दें कि जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन पास हो जाए। मैंने कहा सॉरी, दिस इज अगेंस्ट द एथिक्स, वी कांट डू इट एंड नीदर शुड यू। इंडिया में ये बहुत काम है, मतलब मुझे तो ये देखने में पता चला है कि इंडियन जितने भी लोग हैं वो बहुत ही झूठे हैं। वहां से बकायदा दुबई में और मिडिल ईस्ट में इंडियंस ने कंपनियां खोली हुई हैं
कि वो आपकी जगह एग्जाम देने के लिए बैठ जाते हैं, और वो रिपोर्ट हो गया है पीएमआई को, और पीएमआई ने ऐसे बहुत से केसेस पकड़े हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया है, कई लोगों की सर्टिफिकेशंस कैंसिल की हैं। लेकिन मैं इस बात से बड़ा मतलब डिस्टर्ब हूं कि हाई लेवल ऑफ लायर्स एंड फ्रॉड्स आर फ्रॉम इंडिया। एनीवेज, वो तो खैर एक अलग कहानी है। एप्लीकेशन जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, आप सबमिट कर देते हैं, तो वैसे तो आपको 5 से 7 दिन के अंदर एक जवाब आ जाता है पीएमआई की तरफ से कि जनाब आपकी एप्लीकेशन हमें मिल गई है, मतलब वो कंप्लीट है। बट इसका ये मतलब ना लिया जाए कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। नो, आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है और उसमें अपेरेंटली कोई फॉल्ट नहीं है, सारे खाने मुकम्मल तौर पे फिल्ड हैं, कोई गड़बड़ अपेरेंटली नजर नहीं आ रही। ये है जी कंप्लीटनेस रिव्यू कहते हैं इसको। 5 से 7 दिन में आपको इसका जवाब आ जाता है। उसके बाद आपको पीएमआई ऑडिट के लिए बताती है। ऑडिट इज एन ऑप्शन। ऑडिट का ये मतलब नहीं है कि हर किसी का ऑडिट होगा, ये और ये भी नहीं है कि जी जो लोग इंडिया से या पाकिस्तान से उन्हीं का ऑडिट होगा, कि वो झूठ बहुत बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। इनका सिंपल प्रिंसिपल है कि एट रैंडम 10% एप्लीकेशन आर पिक्ड फॉर ऑडिट। अगर आपका नाम उसमें आएगा तो आपकी एप्लीकेशन को वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख देंगे और उसको आपसे पूछेंगे जी ये बताओ वो बताओ, तो वो उसके लिए आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। इन दैट केस, और वो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि ऑडिट आ गया है। मेरा अपना 2 एग्जाम्स के अंदर ऑडिट आया था और मैंने फिल करके भेजा और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ऑडिट में whatever claims you have made in your application कि मैंने फलानी जगह से तालीम हासिल की, फलानी कंपनी में मैंने प्रोजेक्ट किया, जो भी कोई तजर्बा और एजुकेशन और whatever, तो उनमें से किसी भी चीज या सारी चीजों के बारे में वो पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे? आपको पता होगा, जैसे यूनिवर्सिटी में बाहर के मुल्क में कहीं आप अप्लाई करते हैं तो वहां से आपको ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म्स भेजे जाते हैं। ये उस कंपनी के छपे हुए फॉर्म्स होते हैं, वो आपको भेजते हैं कि जनाब इस पे जरा अपनी यूनिवर्सिटी से फिल करवा के ले आए, जहां आपने काम किया है वहां से फिल करवा के ले आए। और ये ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म्स आपने मुख्तलिफ जगहों से भरवाने होते हैं। इट इज नॉट कि आप उस कंपनी का एक्सपीरियंस फॉर्म लगा देंगे। नो, PMI doesn't want that. PMI wants you to go to that company and ये ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म उनके सामने रखें और उन्हें कहें कि सर ये फिल करके आप सील बंद लिफाफे में मेरे हवाले कर दें, मुझे नहीं दिखाना आपने सील बंद लिफाफे में मुझे देना है। तो ये ट्रांसक्रिप्ट्स आपको PDF फाइल की फॉर्मेट में आ जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, आप इनको फिजिकल पेपर पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके इन ट्रांसक्रिप्ट्स को ले जाएंगे रेलेवेंट लोगों के पास, उनसे फिल करवाएंगे, लिफाफे साथ लेके जाएंगे, उनसे वो सील बंद लिफाफे, उनसे वो लिफाफे में भर के वो करेंगे, उसको सील करेंगे, सील के ऊपर सिग्नेचर करेंगे। इस तरीके के साथ वो सारे लिफाफे आपने इकट्ठे करने हैं और इकट्ठे करके वापस PMI को बाकी रिक्वायरमेंट्स के साथ भेज दें। जो जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूरी करनी होंगी वो बताएंगे, जी फलानी आपने चीज है, PMI का कोर्स किया था आपने, तो उसका सर्टिफिकेट लाके वो भी साथ भेजें, तो वो आप सर्टिफिकेट भेज देंगे साथ। इस तरह से वो चीजें आप उनको भेज दें। लाजमी बात है कि इस सारे प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर 5 से 7 दिन ज्यादा लगेंगे अगर आपने पहले से तैयार हैं। मतलब ये ना होना कि वो बंदा ही मर गया है जिसका नाम आपने एप्लीकेशन में लिखा था। तो आप एप्लीकेशन फिल करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि वो करंट रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर वो कंपनी नहीं रही तो उसका कोई बंदा पकड़ के रखें, या जिसने कभी आपके साथ नौकरी की हो उसको ढूंढ के रखें, या आपका कोई बॉस या सबॉर्डिनेट हो। अगर वो कंपनी नहीं है तो कम से कम कोई ना कोई कनेक्शन जरूर रहना चाहिए जो जिसे आप कॉन्टेक्ट कर सकें और वो आपकी रीच में भी हो, इजी एक्सेस में भी हो। तो 5 से 7 दिनों में इन सब लोगों से अपने फॉर्म्स फिल करवाएं और ये लिफाफे और जो भी रिक्वायरमेंट PMI ने बताई हैं वो फिल करके एक बड़े पैकेट में बंद करके PMI को कोरियर करें। जो ही PMI को आपका ऑडिट पैकेज मिल जाएगा, उसके 5 से 7 दिन के अंदर वो आपको जवाब देंगे कि आपका ऑडिट एक्सेप्टेबल है या रिजेक्ट हो गया। अगर एक्सेप्टेबल है
तो यू कैन गो फॉर बुकिंग योर एग्जाम. इफ नॉट तो देन यू मे अपील. उसका पूरा प्रोसीजर उन्होंने भेज देना है आपको कि अपील कैसे करते हैं, क्या मसला है क्या नहीं है. या ऐसा भी हो सकता है वो कहें कि बाकी सारा ऑडिट आपका ठीक है, फलानी चीज क्लियर नहीं हुई, फलानी चीज दोबारा भेजें, तो फिर आप वो भेज दीजिएगा. एनीवेज, जब आपका ऑडिट अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद पीएमआई आपको एक लेटर लिखती है. जिन लोगों का ऑडिट नहीं आता उनको वो डायरेक्टली लेटर आ जाता है, और जिनका ऑडिट आता है वो ऑडिट के बाद आता है. वो लेटर है आपका एलिजिबिलिटी लेटर. उस एक तो बात वो कहते हैं आप फीस जमा करवा दें. फीस जमा करवाने के बाद आपसे एलिजिबिलिटी लेटर आपको मिलता है, और एलिजिबिलिटी लेटर में लिखा होता है कि आज की तारीख के 1 साल तक, आज के बाद 1 साल तक आपके पास, आप अप्रूव हो गए हैं एग्जाम देने के लिए. इस 1 साल के दौरान कभी भी एग्जाम दे सकते हैं. आपकी मर्जी है, आपको जब मर्जी एग्जाम दें. आप पीएमआई उसमें इंस्ट्रक्शन दे देगी कि एग्जाम बुक कराने का तरीका, किस जगह पे बुक कराना है, क्या पासवर्ड इस्तेमाल करना है, वगैरह वगैरह. ये सब इंस्ट्रक्शंस आपको जब मिल जाती हैं, फिर आपका काम है कि अब आप एग्जाम कभी भी दे सकते हैं. अगर आपको 1 साल का टाइम मिल गया है, इसका ये कतन मतलब नहीं है कि 1 साल इंतजार करना है, प्रोक्रास्टिनेट करना है. मेरे हिसाब से एक इंसान को, एक अच्छे इंटेलिजेंट आदमी को 1 से 3 महीने बहुत होते हैं किसी भी इस तरह के एग्जाम को तैयार करने के लिए. और एसीपी तो बहुत आसान है, इसके लिए तो मैं कहता हूं कि 1 महीना भी बहुत है. तो फौरन से पेशतर अपना एग्जाम बुक कराएं. जब आप फीस पे कर चुके हैं और जब आप एग्जाम भी बुक कर चुके हैं, तो आप समझ लीजिए अब एग्जाम आपके पीछे भाग रहा है. राइट? तो अब आपने, लाजमी बात है आप उसको डिले नहीं कर सकते, तो तैयारी करनी पड़ेगी और एग्जाम देना पड़ेगा. यही एक वाहिद तरीका है एग्जाम में अपीयर होने का. अदरवाइज अगर आपने उसे बुक नहीं कराया, अगर आपने उसको पेंड किया हुआ है, तो यकीन कीजिए कि साल पूरा गुजर जाएगा और एग्जाम फिर भी नहीं आप दे पाएंगे. इसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन. कल करेंगे, आज का काम कल, परसों कल, परसों कल, परसों करते करते साल पूरा ही गुजर जाएगा, और पीएमआई फिर आपको मजीद टाइम भी नहीं देती. एनीवेज जी, अगर ऐसा कभी हो गया तो कि आप एग्जाम ना दे सके पूरा साल के दौरान, तो आपको फिर सारा प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा. एनीवेज, आप एग्जाम बुक करा लेते हैं. एग्जाम बुक कराने के बाद आप डेट ले लेते हैं, उसमें एग्जाम देते हैं. आपको वहां पे एग्जाम आता है, मतलब वो आप अटेम्प्ट करते हैं और पास हो जाते हैं. अगर पास हो जाते हैं तो आप सर्टिफाइड हो गए, और अब आपका सर्टिफिकेशन साइकिल शुरू हो जाता है, जो कि 3 साल का होता है. और अगर आप पास नहीं होते तो, और अभी आपके पास 1 साल का जो टाइम आपको मिला हुआ था एलिजिबिलिटी का वो बाकी है, तो इस 1 साल के बकाया टाइम के अंदर आप अगर चाहें तो एक दफा, यही तो ज्यादा दो और दफा एग्जाम दे सकते हैं विदाउट री अप्लाइंग. वही जो पुरानी एप्लीकेशन आपने जमा कराई हुई है, उसी की बुनियाद पे आप 2 दफा मजीद एग्जाम दे सकते हैं, मगर री एग्जामिनेशन की एक छोटी सी फीस आपको पे करनी पड़ेगी. मुफ्त नहीं है, लेकिन वो कम फीस है. लेकिन अगर 1 साल गुजर गया, ये वाला साल जो आपको मिला है, उसके बाद ये ऑफर विल नॉट स्टैंड गुड. अगर एलिजिबिलिटी पीरियड खत्म हो गया है तो आपको फिर फ्रेश एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी. खैर, एनीवेज, पहली बात तो मेरी ये है कि आदमी फेल ही क्यों होने का चांस ही कोई नहीं है. आप इतनी अच्छी तैयारी करेंगे कि फेल ही नहीं होंगे. लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो भी जाए तो आप फौरी एग्जाम मत दीजिएगा, क्योंकि जब हम फेल हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार ये मेरे साथ कोई गड़बड़ हुई है, और आप बगैर किसी मजीद अपनी गलती को दूर किए आप वही एग्जाम जब दोबारा देंगे तो यकीन कीजिए आप दोबारा फेल होंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने गलती कहाँ की. ट्राई टू डिग डाउन कि मेरी क्या गलती है, और फिर उसको दूर करके 1 2 3 महीने बाद दोबारा एग्जाम दीजिए. जी फैसल साहब. सर सर मेरी आवाज नहीं आ रही है. 1 मिनट, मेरा ख्याल है माइक का प्रॉब्लम, स्पीकर का प्रॉब्लम है. 1 मिनट, अभी बोलिएगा.
जैसे जिस आप कह रहे हैं कि अगर अटेम्प्ट दोबारा री अटेम्प्ट करना है तो 2-3 महीने गैप से, ये नहीं 1 साल में 3 दफा कर सकते हैं जो ये सर जो 1 साल का पीरियड एलिजिबिलिटी का आपको मिलेगा ना, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 3 दफा एग्जाम दे सकते हैं। अब आप अगर पहला एग्जाम ही 12वें महीने में जाके देते हैं तो फिर तो चांस ही नहीं बचा ना आपका। अगर से आप पहला एग्जाम 6 महीने बाद देते हैं, वो खुदा ना खासा फेल हो जाता है, दूसरा एग्जाम आप 9 महीने बाद देते हैं, फिर तीसरा एग्जाम आप 12वें 11वें महीने में देते हैं, यस दैट इज पॉसिबल, मगर आपको सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट के कुछ पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये एलिजिबिलिटी पीरियड पूरा साल गुजर गया और आपने भले जितने भी अटेम्प्ट किए हैं या नहीं किए, ये सारे खत्म हो गए, एलिजिबिलिटी पीरियड खत्म, तो सब कुछ खत्म, फिर आपको नई एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। जी जनाब, समझ आई बात? ठीक। ओके जी, एनीवन एल्स? अच्छा, छोटी सी बात मैं ये कंप्लीट कर लूं, आप एग्जाम में पास हो गए, आपको 3 साल के लिए पीएमआई एसीपी डिक्लेयर कर दिया गया। आप अपने नाम के साथ पीएम एसीपी लिख सकते हैं 3 साल के लिए। 3 साल के दौरान आपने इंश्योर करना है कि आप अपना नॉलेज एजाइल सर्टिफिकेशन का खूब से खूब तर करेंगे और 30 प्रोफेशनल डेवलपमेंट यूनिट्स जो कि तकरीबन 30 घंटे की तालीम के बराबर हैं, वो हासिल करेंगे अगले 3 साल के दौरान। अगर आपने 3 सालों में 30 घंटे की एजुकेशन या तजर्बा हासिल कर लिया तो आप एक छोटी सी $60 की फीस पे करके रिन्यूअल की एसीपी को रिन्यू करवा सकते हैं, मतलब $60 आफ्टर एवरी 3 years, showing 30 videos and paying $60 एज अ मेंबर। अगर आप मेंबर नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है ना कि आप अभी तो मेंबर हो लेकिन 3 साल बाद मेंबर ना रहें, तो उस सूरत में आपको $150 पे करना पड़ेगा अपने रिन्यूअल का। तो मेरी आपसे गुजारिश यही होगी कि अगर आप पीएमआई की एक दफा मेंबरशिप लेते हैं तो इसको कंटिन्यू रखें, हर साल रिन्यू जरूर करवाएं, क्योंकि इसके बे इंतहा बेनिफिट्स आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम वो कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश होते हैं। हम कहते हैं इस साल मेंबरशिप नहीं लेते, 4 पैसे बच जाएंगे। वो जो 4 पैसे बचा रहे हैं, आप देखें कि सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं। यू आर एक्चुअली गोइंग टू बी सेक्रीफाइसिंग मच मोर देन दैट। सो बेटर अपनी मेंबरशिप को हमेशा करंट रखें। मैंने 2000 से लेके आज तक, जब से मैंने पीएमपी का एग्जाम पास किया है, आज तक मैंने अपनी मेंबरशिप कभी एक्सपायर नहीं होने दी, और मुझे यकीनी तौर पे इससे फायदा ही होता है, कुछ नया सीखने को मिलता है और बे इंतहा बेनिफिट्स हैं जो मैं आगे किसी वक्त आपको बताऊं। खैर जी, 3 साल तक आपने 3 साल बाद आपने अपना रिन्यूअल ले लिया, वेरी गुड। अगर रिन्यूअल हो गया, आपने फीस पे कर दी, 30 पीडीयूज पूरे कर लिए, तो आप पीएमएसीपी मजीद 3 साल के लिए एक्सटेंड हो गया। But you will continue to write PMI ACP with your name, and every 3 years you have to go through this exercise. इसको कहते हैं सर्टिफिकेशन रिन्यूअल। अगर आपने ये ना करवाया 3 साल बाद, तो वो आपको पहले तो रिन्यूअल की वार्निंग भेजेंगे। जब वो टाइम रिन्यूअल का गुजर जाएगा, 3 साल पूरे गुजर जाएंगे, तो वो आपको आपका सर्टिफिकेशन स्टेटस सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड करने का मतलब है कि यू विल बी बार्ड फ्रॉम राइटिंग पीएमआई एसीपी विद योर नेम। ऑफिशियली आप नहीं लिख सकते, लेकिन आपको उन्होंने मुकम्मल तौर पे ले ऑफ नहीं कर दिया, उन्होंने आपको एक वार्निंग पीरियड दिया है, सस्पेंशन पीरियड ऑफ 1 year। 1 साल के लिए आपको सस्पेंड कर दिया गया है। इससे 1 साल में आप अपने 30 पीडीयूज पूरे कर लें, और जब भी मुकम्मल कर लें आप पीएमआई को बताएं, पैसे पे करें और अपनी सर्टिफिकेशन वापस मिल जाएगी आपको। मतलब ये ना समझिएगा कि जिस दिन आपने रिन्यू करवाया उस दिन से शुरू होगी
अगले 3 साल का पीरियड, ये गलत फहमी है। आपकी जो रिन्यूअल है वो उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख से आपकी एक्सपायरी हुई थी। मतलब आपने 6 महीने जाया कर दिए सस्पेंशन पीरियड के, तो आप ये समझ रहे हैं कि 6 महीने बाद से अब मैं अगले 3 साल तक रहूंगा। नहीं, आपको जो रिन्यूअल मिलेगा वो अगले 2.5 साल का मिलेगा। मतलब आपका रिन्यूअल 3 महीने पहले से शुरू होगा और 2.5 साल आगे तक जाएगा, इस तरह 3 साल पूरे होंगे। तो सर्टिफिकेशन सस्पेंशन से आप निकल जाएंगे और आप बाकायदा एसीपी की लिस्ट में आ जाएंगे। और अगर आपने ये साल भी जाया कर दिया तो आपकी सर्टिफिकेशन मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। आप कभी अपने नाम के साथ एसीपी नहीं लिख सकेंगे until and unless you apply again for the ACP exam or whatever exam and qualify it all the way again. I hope ये सारा प्रोसीजर आपको क्लियर होगा। इसमें कोई शक व शुबात हो तो बताइए। उन्हीं की मौत है, उन्होंने रखे हैं, इसके अलावा बाहर से जो लड़कियां। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जो एसीपी सर्टिफिकेशन इसके आजकल चार्जेस क्या है आजकल, और प्लस थोड़ा सा डिटेल बताएं पीडीओ जो है थोड़ी। जी चार्जेस पीडीओ के बारे में बता। जी ठीक। चार्जेस मैं भी थोड़ी देर तक बताता हूँ और इसी में आ रहा है आगे। लेकिन ये कि ये बात मैंने बताई, इसमें तो कोई डाउट नहीं। एनीवन जी। अच्छा सर, पीडीओस भी जो हैं सर, ये पीडीओस इन फॉर्म ऑफ आप एक्सपीरियंस बताते हैं उनको, क्या बताते हैं, किस तरह इसको करते हैं? ये मैं भी डिस्कस करूंगा, बहुत तफसील में आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा ये क्या चीजें हैं। सो यहाँ तक बात अगर चाहिए तो मैं आगे चलता हूँ और ये चीजें डिस्कस करते हैं। ये मैं कुछ स्लाइडें मैं छोड़ रहा हूँ। ये जो हमने कहा ना कि वो रिव्यू करते रहते हैं अपना जो मार्केट सर्वे को हर 5 से 7 साल बाद या 3 या 5 साल बाद, दिस इज कॉल्ड जॉब एनालिसिस। तो एसीपी का जो है वो एजाइल जॉब एनालिसिस कहलाता है कि उन्होंने कोई नए टूल तो नहीं आ गए मार्केट में, मार्केट डिमांड तो नहीं चेंज होगी वगैरह वगैरह। एसीपी की जो सर्टिफिकेशन है पूरी छत से लेके नीचे तक, ताकि वहां से कोई बंदा हमारे घर में ना आ सके। मेरे घर में अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। हाँ जी, उसके बाद ना इस कमरे की दीवार जितना ना ये माइक ऑफ कीजिएगा, आपका माइक ऑन है। उन्होंने यूं करके। अच्छा, मैं आपका माइक खुद से ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि आपकी तरफ से आवाज आ रही है बैकग्राउंड में। एनीवेज, जब आपने बोलना हो हाथ खड़ा कीजिएगा लियाज साहब, तो मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। राइट। तो हम बात कर रहे थे जॉब एनालिसिस के हवाले से। ओके, एलिजिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया, आपको 21 घंटे की कम से कम ट्रेनिंग चाहिए। जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं वो तो बहुत ज्यादा है। मतलब मैं तो कोई आपको 30, 35, 40 घंटे तक, जितनी देर में आपकी तसल्ली नहीं हो जाती मुकम्मल तौर पे, मैं आपको मुकम्मल तैयार करके ही छोड़ूंगा। आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए, इसमें कोई मतलब ये चूंकि मैंने बताया था कि ये जूनियर लेवल की सर्टिफिकेशन है, इसके अंदर सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन काफी है, या अगर आप डिप्लोमा होल्डर भी हैं या एसोसिएट लेवल डिग्री है तो भी काफी है। आपका इवन ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है। तो एसीपी में बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट भी बैठ सकता है, लेकिन थोड़ी सी एक्सपीरियंस की इसमें गुंजाइश चाहिए। 2 किस्म के एक्सपीरियंसेस आपको चाहिए। एक तो एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का और एक है एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। जो जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है वो कम से कम 2000 घंटे का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन अगर आप पीएमपी आपने किया हुआ है, जैसे अब्दुल्ला साहब ने किया हुआ है, तो आपको आपका ये शो करने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये 2000 घंटे शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पीएमपी के लिए तो पहले 3000 घंटे शो कर चुके हैं। इसलिए आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस दिखाना है एजाइल के ऊपर, 1500 घंटे एक साल में, दैट्स इट। और आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ये जो ट्रेनिंग ले रहे हैं 21 घंटे आपको यहां से मिल गए, आप ग्रेजुएट हैं, आपकी वो प्रॉब्लम भी खत्म हो गया, पढ़े लिखे भी आप हैं। जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप पीएमपी किया हुआ है या नहीं किया हुआ, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अगर आपने मेरे से पहले भी कोर्स किया हुआ है या कोई भी कोर्स आपने मेरे से पहले किया हुआ है तो वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। एजाइल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस
जो है वो आपको होना चाहिए। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक्सपीरियंस जो है वो ट्रेनिंग से पूरा नहीं होता, एक्सपीरियंस तजर्बे से पूरा होता है। मैं जनरल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस की क्यों बात कर रहा था, वो इसलिए कि अगर आप पीएमपी हैं तो आपका ऑटोमेटिकली पीएमपी होना ही आपका वो तजर्बे को ओवरराइड कर जाता है। लेकिन एजाइल प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस आपको 1 साल का होना चाहिए। ये वो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो बुनियादी तौर पे आपकी पूरी होनी चाहिए। ये टेबुलर फॉर्म में आपको नजर आ रही हैं। इसमें वो कहता है कि 2000 घंटे का एक्सपीरियंस हो जो कि पिछले 5 साल के अंदर हो। ये 12 महीने का एक्सपीरियंस पिछले 5 साल में ढूंढ के निकाल सकते हैं आप। एजाइल का जो एक्सपीरियंस है वो पिछले 8 महीने में वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट टीम्स यूजिंग एजाइल मेथोडोलॉजीज, दिस एक्सपीरियंस may have been earned in the last 3 years। मतलब ये 8 महीने का एक्सपीरियंस है जो पिछले 3 साल में कभी भी हासिल किया गया हो, 1500 घंटे का। These hours are in addition to वो जो 2000 घंटे जनरल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के हैं वो इसमें शामिल नहीं करने। मतलब 2 और 3500, 2 और 1500 टोटल 3500 आपने शो करने हैं, 2000 जनरल के और 1500 एजाइल के। तो तकरीबन 1 साल और 8 महीने का तजर्बा कम से कम आपको शो करना होगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 और 3 8 साल के अंदर भी दिखा सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। 21 घंटे की ट्रेनिंग आपने ली हो, दिस इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। फिर जो अब्दुल्ला साहब ने एक पॉइंट दिया था कि जो आपने प्रोजेक्ट शो करने हैं, भले वो जनरल एक्सपीरियंस में शो कर रहे हैं या आप एजाइल एक्सपीरियंस में शो कर रहे हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट्स में ओवरलैप आता है तो ओवरलैप पीरियड इज नॉट काउंटेड। इट इज, मतलब मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट 1 और 2 में ओवरलैप आ रहा है तो जितना पीरियड ओवरलैप का है वो प्रोजेक्ट 2 की तरफ काउंट नहीं होगा, वो प्रोजेक्ट 1 का ही माना जाएगा। और जिस दिन प्रोजेक्ट 1 खत्म होता है उस दिन से प्रोजेक्ट 2 को एज्यूम किया जाएगा कि ये इसकी स्टार्ट डेट है, और जो आपने प्रोजेक्ट 2 का फिनिश दिया उस दिन तक का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट 1 की ऊपर आपका एक्सपीरियंस जनवरी से अप्रैल तक का काउंट किया जाएगा और अप्रैल से जून का एक्सपीरियंस आपका प्रोजेक्ट 2 का काउंट होगा। जून से जुलाई है ही नहीं आपका एक्सपीरियंस, जुलाई से नवंबर का एक्सपीरियंस आपका प्रोजेक्ट 3 में काउंट होगा। इस तरीके के साथ आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। ये है जी ओवरलैप का मसला। इसके बाद कितने क्वेश्चंस हैं? 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन 120 क्वेश्चंस में से 20 सवाल ऐसे होंगे जो दरअसल उनके कोई मार्क्स नहीं होंगे। मतलब अगर आप गलत या सही करेंगे तो कोई फायदा नुकसान नहीं होगा आपको, सिर्फ 100 क्वेश्चंस मार्क्ड होंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि वो 20 क्वेश्चंस आपके 120 क्वेश्चंस में मिक्स हैं। आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन मार्क्ड है और कौन सा अनमार्क्ड है। Therefore, for all practical purposes, आपको तो 120 सवाल आने हैं और आपको तो 120 में से पास होना है, इसलिए आप भूल जाएं कि कोई 20 क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि प्री टेस्ट क्वेश्चंस हैं या जो ट्रायल क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस वो सिर्फ अपना टेस्ट बैंक को टेस्ट करने के लिए ऐड करते हैं कि या जो क्वेश्चन नए बने हैं उनको डाल देते हैं, उनके नंबर नहीं काउंट करते, लेकिन देखते हैं कि कितने लोगों ने इन सवालों को सही अटेम्प्ट किया, कितनों ने गलत किया, और उससे फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर नहीं है तो उस क्वेश्चन को आइंदा के लिए सेट से टेस्ट बैंक से निकाल दिया जाता है, और अगर है तो उसको प्रॉपर जो मार्क्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में ऐड कर दिया जाता है। एनीवेज, दिस इज देयर इंटरनल बिजनेस, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। उन्होंने आपको 120 सवाल देने हैं, आपको 3 घंटे देने हैं। आप अपनी तैयारी 120 सवाल के हिसाब से करें, और इस बात से बिल्कुल आपका कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई ये तो क्वेश्चन वो वाला है
जो कि मार्क नहीं है, आपको क्या पता, यू विल नेवर नो। सो देयरफॉर प्रिपेयर वेल। खैर मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक मिनट जी, मैं जरा देख लूं क्या कोई क्वेश्चन आ रहा है। मोहम्मद अमजद साहब। जी सर, मेरा क्वेश्चन जो आपने पिछले स्लाइड में आपने एजाइल एक्सपीरियंस का मेंशन किया हुआ है, ठीक है, आप नॉर्मली जब ये प्रोजेक्ट्स वगैरह आप लोग काम कर रहे होते हैं इसमें आप 1500 आवर्स का अपने जिक्र किया हुआ है, अब इसमें जो ये पीएमआईज को वैलिडेट कैसे करते हैं? मतलब हम तो नॉर्मली मेंशन कर लेंगे, लेट्स सपोज मैंने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, तो इसकी वैलिडेशन कैसे हो रही होती है? जब आप एप्लीकेशन भरते हैं तो आप लिखते हैं कि ये प्रोजेक्ट मेरा फलाना है, इस तारीख को शुरू हुआ, इस तारीख को खत्म हुआ, इसमें मेरे बॉस का ये नाम था, कंपनी ये थी, उसका फोन नंबर, उसकी ईमेल एड्रेस, सब कुछ लिखा होता है। दे कैन कॉन्टेक्ट योर बॉस, और जो भी कोई कॉन्टेक्ट आपने दिया है उससे वो कंफर्म कर सकते हैं। मोर ओवर जब आपका ऑडिट अगर आ जाए तो भी आपको उसी बंदे के पास जाके वो फिल करवाना होता है। पहली बात मैंने आपको कहा था कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से कि झूठ तो हमने बोलना कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें रूल्स का पता होना चाहिए कि अगर मैं 2 प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली कर रहा हूं और मैं यहाँ शो भी कर रहा हूं तो एक तरफ एक प्रोजेक्ट ओवरलैप पीरियड में एक ही प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस काउंट करेंगे वो लोग, दूसरे का नहीं करेंगे। ये पीएमआई खुद ही पहचान लेती है कि ये ओवरलैप पीरियड है और इसको मैंने काउंट नहीं करना, इतने पीरियड को काउंट नहीं करना। दिस इज नन ऑफ योर प्रॉब्लम। आप चुप करके अपना एक्सपीरियंस लिखते जाएं, पीएमआई कैलकुलेट कर करके बताती जाएगी अब इतने घंटे रह गए, अब इतने घंटे रह गए, और एक्सपीरियंस शो करें, और एक्सपीरियंस शो करें। जब आपके रिक्विजिट आवर्स पूरे हो जाएंगे तो आप ठीक हो गया काम। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है, मुझे बताएं कि नॉर्मली हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो एजाइल बेस्ड नहीं होते, ठीक है, तो अब लेट्स सपोज अगर आपको समहाउ इस तरह का कोई एक्सपीरियंस ही ना मिल रहा हो या आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट ही ना आ रहा हो जो जिसके ऊपर आप एजाइल मेथोडोलॉजी इंप्लीमेंट कर उसको करवा सके, तो ये चीज कैसे, मतलब इसके लिए कोई दूसरा कोई वे आउट भी है उसको रिजॉल्व करने के लिए, या मतलब क्या वे फॉरवर्ड हो सर सकता है इसके मैं लिए? बताता हूँ। सर देखिए, एक फर्क है झूठ बोलने में और इंटेंशन में। मेरी इंटेंशन है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो एजाइल नहीं है, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई तरीका इस्तेमाल नहीं होता, बेड़ा ही गर्क है, लेकिन मेरी इंटेंशन है कि ये काम ऐसे ऐसे होना चाहिए, असूलों के तहत होना चाहिए। प्रोजेक्ट तो आप कर ही रहे हैं लेकिन असूलों के तहत नहीं कर रहे, तो आप ये कहेंगे कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया मगर हमारे यहाँ चार्टर तो नहीं बनता, लेकिन हम एक लेटर इशू करते हैं जिसको चार्टर की तरह की चीज समझा जाता है। तो आप उनके कोरिलेशंस के जरिए, हो सकता है वो चीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में ना होती हो, लेकिन उससे रिलेट करके आप अपनी इंटेंशन शो कर सकते हैं कि ये इस प्रोजेक्ट में हमने ये चीज एजाइल की थी, इतनी देर ऐसे हुआ था, फिर ये हुआ था। तो इस तरीके के साथ जनरल एक्सपीरियंस या एजाइल एक्सपीरियंस आप शो कर सकते हैं, ये झूठ नहीं है। लेकिन अगर मैं आई जस्ट मेक अप अ स्टोरी, वो झूठ है। मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे इंटेंशन के मुताबिक एक्चुअल में से कुछ चीजें डिड्यूस करनी है, वो झूठ नहीं है, वो इंटेंशन। गॉट इट जी? जी थैंक यू सर कुछ आवाज में गड़बड़ आ रही है, पता नहीं क्या बात है। अभी बोलिएगा जरा जी अमजद साहब। जी सर, क्लियर है आपकी बात, थैंक यू। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कुछ गड़बड़ है, आई डोंट नो। एनीवन एल्स हु कैन स्पीक एंड आई वुड नो कि मेरा स्पीकर गड़बड़ कर रहा है या आपकी। जी सर, आवाज आ रही है आपको? नहीं सर, ये मेरा स्पीकर ही गड़बड़ कर रहा है। लेट मी, बोलिएगा। जी जी, अब ठीक है आवाज आप? हाँ सर, कुछ थोड़ी गड़बड़ी है लेकिन चलें, गुजारा करते हैं। राइट जी, मैं आगे चलूंगा। बस सर आप बोलते रहे, हमारा कुछ ना सुने, आप बोलते रहे बस। हाँ जी, हाँ ठीक है, लेकिन वो मैं कंफर्मेशन चाहिए होती है ना, इस वजह से। अच्छा खैर, एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था कि आपके ये 120 सवाल हैं, 3 घंटे में करने, कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं, यू कैन कंफर्टेबली डू इट। देन वी कम ओवर टू द टॉपिक ऑफ द फीस।
PMI ACP एग्जाम की फीस क्या है? जो लोग मेंबर्स होते हैं उनकी फीस है $435, $435। जो लोग नॉन मेंबर्स हैं उनकी फीस है $495, $495। मैं जैसे आपको रिकमेंड पहले कर चुका हूं कि भले 4 पैसे ज्यादा लग जाए मेंबरशिप लेने में, मेंबरशिप जरूर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपने, मुझे पता है, यकीन है कि आपने PMI ECP कर लिया तो PMP भी जरूर करेंगे। तो जब ये सर्टिफिकेशन करनी है और इनको पालना है तो फिर जरा दिल खोल के बंदा काम करे। PMI मेंबरशिप जरूर ले लीजिए और उसके बाद $435 पे करके आप अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे सकते हैं। पेपर बेस्ड एग्जाम की कहानी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान में पेपर बेस्ड एग्जाम नहीं होता। पेपर बेस्ड एग्जाम होता है जिन मुल्कों में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की सहूलत अवेलेबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक नया एग्जामिनेशन मेथड इंट्रोड्यूस PMI ने किया है, वो है घर से बैठ के एग्जाम देने वाला। वो एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन उसमें फीस यही है। दैट इज कॉल्ड अ प्रॉक्टर्ड एग्जाम, मतलब आप घर में बैठ के एग्जाम दे रहे होते हैं, लेकिन आपके कंप्यूटर का कंट्रोल एग्जामिनर के पास होता है और वो वहां दूसरी तरफ बैठा होता है। वो आपको देख भी रहा होता है, सुन भी रहा होता है, और आपकी स्क्रीनें जो चेंज हो रही हैं और सब कुछ वो देख रहा होता है। आपके कैमरे से आपका सामान देख रहा है, कमरा देख रहा है, और आपको बाकायदा अपनी आइडेंटिटी वगैरह जो प्रूव करनी होती है वो भी कैमरे के सामने लाके करनी होती है। फिर कमरे की इंस्पेक्शन करवानी होती है, तो अपने कैमरे से आप पूरे कमरे का राउंड लेते हैं और वो पूरी उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो एंट्रेंस कमरे की एक ही होनी चाहिए और एंट्रेंस आपने अपने बैक पे रखनी है ताकि अगर कोई एंटर हो तो पता चल जाए, और बच्चों को और बाकी लोगों को अंदर आने से मना कर दें, वगैरह वगैरह। वो एक है, ऑल्दो अ लिटिल हैसल, बट थोड़ा आसानी भी है कि घर में बैठ के आप एग्जाम दे रहे हैं। थोड़ा हैसल जरूर होता है, कुछ लोगों के घरों में आवाज को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है, बच्चे चीखें मार रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो फिर प्रेफर करते हैं कि एग्जाम सेंटर में ही जाके एग्जाम दिया जाए। अगर खुदा ना खास्ता आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं, जो कि कभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह, तो एज अ मेंबर यू हैव टू पे $335 फॉर री एग्जामिनेशन। आप दूसरी दफा दे रहे हैं या तीसरी दफा दे रहे हैं, दोनों के लिए $335 ईच। और अगर आप नॉन मेंबर हैं तो $395 ईच। फिर आ जाती है आपकी रिन्यूअल। अगर आपने एग्जाम पास कर लिया और 3 साल बाद जब आप उसका रिन्यूअल कराने जाते हैं, मेंबर होने की सूरत में आपको $60 पे करने पड़ेंगे, और नॉन मेंबर अगर आप नहीं है मेंबर तो आपको $150, $150 पे करने पड़ेंगे। ये है जी आपका PMI ACP के एग्जाम फी का स्ट्रक्चर। जो क्वेश्चन इसके हवाले से आ रहे थे, क्या वो सेटिस्फाई हो गए हैं फी के हवाले से? जी काजी साहब। जी सर, मेरा क्वेश्चन फी के रिलेटेड तो नहीं है। पीछे हमने जो पढ़ा है कि जो आपने एग्जाम्स की बात की, बाद सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं, क्या इसके भी एग्जाम डम्स हैं? सर थोड़ी सी आवाज में मसला आ रहा है, 1 मिनट रुके, मैं जरा हेडफोन लगा लूं, 1 मिनट प्लीज। जी सर, अब बोलिएगा। जी सर, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा था कि जो हमने पीछे पढ़ा था कि एग्जाम डम्स, क्या इसके भी एग्जाम डम्स वगैरह मिल जाते हैं? सर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बहुत सी होती चीजें करूंगा। आपको एग्जाम डम को छोड़ दें, आपको मैं एग्जाम क्वेश्चन की सिमुलेशन दूंगा, आप फिक्र ही ना करें। ठीक है, मतलब जितनी प्रैक्टिस आपको चाहिए मिलेगी इंशाल्लाह। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, अगर यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो अगला पोर्शन मैं डिस्कस करता हूं, जो मैंने आपसे जिक्र किया था पहले, एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन। ये है जी आपका सिलेबस। PMI ये कहती है इस सिलेबस में सवाल बनेंगे, आप इसके लिए रेफरेंस मटेरियल वो जरूर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको भी देख लें, इसको भी देख लें, लेकिन कोई एक किताब नहीं है।
क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है उन टॉपिक्स के ऊपर, दुनिया की किसी किताब से भी सवाल पूछ सकते हैं या किसी भी कॉन्सेप्ट से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट सारे के सारे कंटेंट आउटलाइन में दिए होंगे, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। इसका मतलब ये हुआ कि PMBOK पढ़नी है, एजाइल प्रैक्टिस गाइड पढ़नी है या जो कुछ भी पढ़ना है वो सब रेफरेंस गाइड्स हैं, लेकिन हर सूरत में आपने एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन को अपनी आंखों के सामने रखना है। ये है जनाब आपकी एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन PMI ACP के हवाले से, और इसके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसमें इस तरह मैंने आपको बताया था, इसमें 7 डोमेन्स हैं, 7 डोमेन्स यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड। वो क्या है जी? एक मिनट, हाँ गालिबन अभी आपको स्क्रीन पे आ रही होगी नजर, ये कंफर्म कीजिए कि जी आपको क्या नजर आ रहा है। हाँ जी, अभी PMI अभी आई है, अब नजर आ आ गई रहा है। जी। ये जो स्क्रीन है इसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके के साथ एलैबोरेट करके ये एक तरफ डोमेन, और हर डोमेन में कितनी सब डोमेन है, कुछ डोमेन फर्दर सब डोमेन्स में डिवाइडेड है। तो जो सब डोमेन 2 है वैल्यू ड्रिवन डिलीवरी की, उसके अंदर 4 सब डोमेन्स हैं। जो थर्ड डोमेन है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की, उसमें अंदर 3 सब डोमेन्स हैं। जो डोमेन 4 है टीम परफॉर्मेंस की, उसके अंदर 3 सब डोमेन्स हैं। और डोमेन 5 एडॉप्टिव प्लानिंग की, उसके अंदर 3 सब डोमेन। फिर हर डोमेन के नीचे कुछ नंबर ऑफ टास्क्स हैं जो कि एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर को करना आने चाहिए। एजाइल प्रिंसिपल्स और माइंडसेट के हवाले से 9 टास्क हैं, ये सब आपको अच्छी तरह से करने आने चाहिए। जो जो कुछ इन टास्कों में लिखा है आपको उनमें कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। यू शुड बी प्रिपेयर टू आंसर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज 9 टास्क्स। और इन 9 टास्कों में से 16% एग्जाम बनेगा। 16% एग्जाम आपका 9 सवालों में से है। फिर वैल्यू ड्रिवन डिलीवरी के जो 4 सब डोमेन्स हैं उसमें टोटल मिला के 14 टास्क बनते हैं, और इन 14 टास्कों में 20% एग्जाम आएगा। तीसरी डोमेन जिसके 3 सब डोमेन्स हैं, उसके तकरीबन 3-3 टास्क हर सब डोमेन के बनते हैं, मतलब टोटल 9 सब टास्क हैं। तो इस 9 टास्कों में से 17% आपका एग्जाम आएगा। चौथी डोमेन टीम परफॉर्मेंस की है, उसके भी 3 सब डोमेन्स हैं, 9 टास्क हैं, मतलब 3-3 टास्क पर सब डोमेन होंगे। तो 16% एग्जाम आपका इन 9 टास्कों में से आएगा। डोमेन 5 जो है उसकी 3 सब डोमेने हैं और इसके 10 टास्क बनते हैं, 3-3-4 करके होंगे। इसके इन 10 टास्क में से 12% एग्जाम यहां से बनेगा। डोमेन 6 प्रॉब्लम डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन के 5 टास्क हैं और इसमें से 10% सवाल होंगे। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट प्रोसेस और पीपल के हवाले से 6 टास्क हैं और इसके 9% एग्जाम में क्वेश्चन होंगे। टोटल 100% आपके क्वेश्चन इस तरह से डिजाइंड होंगे। तो मतलब आप सर्जिकली इसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, रादर देन आप बुक में जाके उसके ऊपर रिलाय करें। आप इसके हिसाब से आपको इन डोमेन्स में लेके जाऊंगा और एक एक आप डिस्कस करो। डोमेन जो है वो प्रिंसिपल एजाइल के प्रिंसिपल्स हैं, आपको नजर आ रही होगी। ये थोड़ी सी स्लाइडें मेरा ख्याल है कि इतनी क्लियर नहीं है, थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा नहीं बना हुआ शायद इस वजह से, लेकिन आप बस कंफर्म करें कि आपको ये नजर आ रहा है। बाकी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। तो इस पहली डोमेन जिसके अंदर 9 टास्क हैं, इसको डिफाइन किया है एक्सप्लोर, ये डोमेन को डिफाइन किया है एक्सप्लोर, एम्ब्रेस एंड अप्लाई agile principles and mindset with the context of project, team and organization।
प्रोजेक्ट की टीम और ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए आपने एजाइल के प्रिंसिपल्स को और माइंडसेट को अडॉप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है। ठीक है जी। और आपको जैसे मैंने बताया था, इसके कितने सवाल थे, देखिए इधर पीछे 16% सवाल आपको इसमें से आने। अब देखते हैं इसके आगे। डोमेन 2 की 4 सब डोमेन और 14 टास्क हैं, और ये क्या है, कहती है वैल्यू ड्रिवन डिलीवरी का क्या मतलब है, डिलीवर वैल्यूएबल रिजल्ट्स बाय प्रोड्यूसिंग हाई वैल्यू इंक्रीमेंट्स। वो जो हमने कहा था ना कि हम छोटी छोटी इंक्रीमेंट्स में काम करेंगे, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जल्द अज जल्द शुरू की इंक्रीमेंट्स में सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू डिलीवर करने की कोशिश करें, ताकि आपका जो कस्टमर है वो उसको रिव्यू कर सके जल्दी और ऑफन। अर्ली मतलब ज्यादा वैल्यू अर्ली डिलीवर होगी और फिर होती रहेगी, ऑफन होती रहेगी, बेस्ड ऑन द स्टेक होल्डर प्रायोरिटीज। दूसरी बात, हैव द स्टेक होल्डर्स प्रोवाइड फीडबैक ऑन दीज इंक्रीमेंट्स। इसको फेल फास्ट भी कहते हैं, कि अगर आपने कोई गलती कर दी है तो जल्दी पकड़ी जाएगी और आपको उसकी फीडबैक मिल जाएगी, आप उस चीज को दुरुस्त कर लेंगे। तो प्रोवाइड फीडबैक ऑन दीज इंक्रीमेंट्स एंड यूज दिस फीडबैक टू प्रायोरिटाइज एंड इंप्रूव फ्यूचर इंक्रीमेंट्स। ये हो गया जी डोमेन 2। डोमेन 3 जो है वो है स्टेक होल्डर की एंगेजमेंट। 3 डोमेन है, 9 टास्क हैं इसके अंदर। इसको एक्सप्लेन करते हैं। engage current and future interested parties by building a trusting environment that aligns their needs and expectations and balances their requests with an understanding of the cost effort involved। गौर कीजिएगा, वो तमाम लोग जिनका आपके प्रोजेक्ट के साथ कहीं भी कोई भी वास्ता होना है, not only the customers but even to your team members, your ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज, या जिसका भी कोई वास्ता आपके प्रोजेक्ट से बनता है, या इवन कस्टमर्स या बाहर के लोग या ठेकेदार या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कानून, व्हाटएवर, दे ऑल आर द स्टेक होल्डर्स। सो उन तमाम स्टेक होल्डर्स को पहले तो आइडेंटिफाई करें, फिर उनको करंट और फ्यूचर तमाम पार्टीज जो आइंदा भी हो सकती हैं उनको एंगेज करें और उनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाएं कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हों और उनकी जो जरूरियात हैं उनको मलूज़े खातिर रखते हुए एक बैलेंस क्रिएट करें उनकी रिक्वेस्ट का, और फिर उनको ये समझाएं कि उनकी कौन सी ख्वाहिश क्यों पूरी होना मुमकिन नहीं है। मतलब उनका बाय इन हासिल करें, बजाय इसके कि उनसे लड़ने और झगड़ने के नहीं, ये नहीं हो सकता। आप उनको समझाएं कि ये क्यों मुमकिन नहीं है और उनको कन्विंस करें, उनका बाय इन हासिल करें। ये है जी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। फिर वो कहता है प्रमोट पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। इन लोगों के साथ ताल्लुक जो बन गया है कायम रखें, उनको पार्टिसिपेट करवाएं, कोलैबोरेट कराएं थ्रू आउट, ट्रांसपेरेंट रखें प्रोजेक्ट उनके लिए थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोवाइड टूल्स फॉर इफेक्टिव एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि उनको सब बातें जो उनको जानने की जरूरत है उनको उनसे मत छुपाएं ताकि वो बेहतर फैसला कर सकें। यहां मैं एक बात और भी हाईलाइट करूं कि ऐसी बातें जिनसे जो स्टेक होल्डर के फायदे की नहीं है वो उनको बताना स्टेक होल्डर के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब सिर्फ ये है कि हम कोई चीज छुपा नहीं रहे, लेकिन जो चीज उस स्टेक होल्डर के लिए जानना जरूरी नहीं है वो आप उसको बेशक ना बताएं, क्योंकि वो उसको जानना जरूरी नहीं है और वो अगर वो जानेगा तो वो दिक्कत में आ जाएगा या आपको दिक्कत में ले आएगा। मतलब उसका मैटर नहीं है, बिला वजह किसी और स्टेक होल्डर का मैटर है, वो कि जी उसको आपने चीज क्यों नहीं दी। भाई तुम कौन होते हो पूछने वाले, तुम अपने काम से काम रखो। तो इसको जो जानने की जरूरत है इसको वो इंफॉर्मेशन दें। सारी इंफॉर्मेशन सारों लोगों से शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ नहीं छुपाएंगे हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। तो ये हो गया जी स्टेक होल्डर की एंगेजमेंट। चौथा है टीम की परफॉर्मेंस।
3 सब डोमेन्स हैं इसकी और 9 टास्क हैं। वो कहता है जी कि ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें इवन टीम लेवल के ऊपर, पहले तो हमने स्टेक होल्डर की बात की थी, टीम लेवल के ऊपर एक ट्रस्ट की इन्वायरमेंट हो, एक दूसरे को हम शक की निगाह से ना देखते हो, बल्कि टीम एक मुत्तहिद सिनर्जी रखती हो, ट्रस्ट एक दूसरे पे करती हो, और आप अपनी टीम पे ट्रस्ट रखते हो एज अ लीडर, आपका अपनी टीम पे पूरा यकीन हो, आप ये ना समझते हो कि यार ये लोग तो डंडे के यार हैं, इनसे तो काम डंडे के जोर पे होता है, मैं देखूंगा तो काम करेंगे। ऐसी टीम ही क्यों पाली हुई है जिसको देखने की जरूरत पड़ती है? अच्छी टीम क्यों नहीं रख सकते? डंडे वाली टीम क्यों रखी हुई है? वो इसकी वजह एक बड़ी ये भी है कि आपने कभी उन पर ट्रस्ट करके ही नहीं देखा। ये टीम परफॉर्म कर सकती है खुद से, लेकिन आप उनको ट्रस्ट ही नहीं करते। और तो एक पहली बात है कि टीम को बिल्ड करें, उनकी लर्निंग बढ़ाएं, उन पे ट्रस्ट करें और फिर उनके साथ कोलैबोरेट करें। मतलब यू बी अ सर्वेंट लीडर। आप वो हाकम नहीं है उसके कि भाई तुम खड़े हो जाओ, तुम बैठ जाओ। आप उसे कहें कि भाई तुम लोगों ने काम करना है, तुम लोगों को क्या चाहिए, क्या हर्डल्स हैं जिसकी वजह से तुम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, मैं दूर करूंगा वो हर्डल्स। अपनी कॉस्ट के ऊपर मैं उसके अंदर मददगार के तौर पे, फैसिलिटेटर के तौर पे, सर्वेंट लीडर के तौर पे मैं फैसिलिटेट करूंगा। और टीम के अंदर अगर कहीं कोई मसाइल पैदा होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं, वो रिजॉल्व करूंगा। दैट प्रमोट्स टीम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं ऐसा कर दूं तो टीम जो है वो मोटिवेटेड टीम होगी, वो वेल लर्न टीम होगी और वो खुद ब खुद ही काम करेगी, खुद ब खुद ही कोलैबोरेट करेगी। मुझे किसी को कोई हुक्म देने की जरूरत नहीं है। इट इज अ टीम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म एंड दे हैव टू चॉक आउट देयर वे हाउ टू परफॉर्म। यू डू नॉट हैव टू इंटरफियर। मतलब नो माइक्रो मैनेजमेंट एट ऑल, सिंपल सर्वेंट लीडरशिप। इट एनहांसेस रिलेशनशिप्स अमॉन्ग्स टीम मेंबर्स। टीम मेंबर का आपस का ताल्लुक जबरदस्त बाइंडिंग हो जाता है और यहाँ एक कल्चर ऑफ हाई परफॉर्मेंस क्रिएट होता है। एक टीम हाई परफॉर्म करेगी, दूसरी मुकाबले में वो बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेगी। जैसे मैच नहीं होते, जब मैच हो रहे होते हैं तो टीमों की परफॉर्मेंस से दूसरी टीमें मोटिवेट होती हैं, उसको इन्होंने उनको हराया, हम इनको हराएंगे। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। इस तरह की हेल्दी कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। लेकिन कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए, टीम के अंदर कंपटीशन नहीं होना चाहिए। टीम तो एक बॉडी के तौर पे परफॉर्म करे। अगर टीम के अंदर मुकाबले शुरू हो गए तो मैं अच्छा करूंगा, वो दैट इज डिजास्टरस, बिकॉज वी हैव टू वर्क इन कोलैबोरेशन, नॉट इन कंपटीशन। अगला डोमेन जो है वो एडाप्टिव प्लानिंग का है कि वक्त के साथ बदलती हुई सूरत हाल में हम एडॉप्ट फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 3 डोमेन हैं, 10 टास्क हैं। तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस एंड मेंटेन एन इवॉल्विंग प्लान। मतलब हर वक्त आपका प्लान तब्दील होने के लिए तैयार है, शुरू से लेके आखिर तक। किसी भी वक्त कस्टमर या कोई स्टेक होल्डर कहीं भी कोई तब्दीली बता दे तो हम सरे तस्लीम खम करें, बेस्ड ऑन गोल्स, वैल्यूज, रिस्क्स, कंस्ट्रेंट्स, स्टेक होल्डर फीडबैक या रिव्यू फाइंडिंग। कोई भी वजह हो सकती है तब्दीली की, तब्दीली कभी भी लाई जा सकती है, हम हर वक्त तब्दीली के लिए तैयार हैं। सो हमने जो एक प्लान बना लिया सो बना लिया, लेकिन उस प्लान के अंदर कंटिन्यूस तब्दीली होती रहेगी। दिस इज आवर रूल। ये है एजाइल। फिर जनाब छठा है प्रॉब्लम डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन। इसके 5 टास्क हैं। वो कहता है जी कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, इम्पेडिमेंट एंड टास्क। ये बुनियादी तौर पे वही आपका लीडर का काम है, सर्वेंट लीडरशिप वाला। इसका काम क्या है कि मुसलसल इस चीजों पे नजर रखो, कोई मसला तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई रिस्क तो नहीं है। और यही काम है जी आपके लीडर का। उसने फिजिकल प्रोजेक्ट नहीं करना, वो तो टीम ने करना है। उसका काम है प्रायोरिटाइज एंड रिजॉल्व द टाइम इन द टाइमली मैनर, monitor and communicate the problem resolution status and implement process improvement to prevent them from occurring again. This is what he has to do for the team. टीम भी उसकी मदद करेगी, लेकिन
बताएगी उसे कि जनाब ये मसले हैं, ये रिस्क हैं, ये हिसाब किताब है, अगर ऐसा हो जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। तो ये जो आपका स्क्रम मास्टर है या टीम लीड है या एजाइल लीडर है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है। तो प्रॉब्लम को डिटेक्ट करे और उनको रिजॉल्व करता रहे और मुसलसल दिस शुड कंटिन्यू till the end of the project. Last but not the least is the seventh domain. This is domain 7, continuous improvement, product, process and people. इसके 6 टास्क हैं। continuously improve the quality, एक तो क्वालिटी, मुसलसल जब आप चीजों को रेपिटेटिवली एनहांस और इंप्रूव कर रहे हैं, जब आप रेपिटेटिवली फ्लेक्सिबली चीजें कर रहे हैं तो इंप्रूव हो रहा है, प्रोसेस इंप्रूव हो रहे हैं, प्रोडक्ट वाइज, प्रोसेस वाइज, पीपल वाइज, तो क्वालिटी भी एनहांस होगी, इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी और वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड टीम भी बढ़ जाएगी। तो ये है जनाब आपकी डोमेन्स। और इन डोमेन्स के अंदर आप इसको जो मैंने आपको मटेरियल दिया है वहां से आप इसको जाके थोड़ा सा रीड करें। तो ये टास्क जो है वहां पे मैं अगली क्लास में इसको मजीद एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ये है जी पहला एजाइल प्रिंसिपल्स और माइंडसेट के हवाले से ये वो 9 टास्क हैं जो आपको करने आने चाहिए एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या एसीपी एग्जाम में। आपसे इन 9 टास्क के हवाले से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं एक आपको पढ़ के सुनाता हूं। एडवोकेट फॉर एजाइल प्रिंसिपल्स बाय मॉडलिंग दोज प्रिंसिपल्स एंड डिस्कसिंग एजाइल वैल्यूज in order to develop a shared mindset across the team as well as between the customer and the team. मैंने जो आपको 4 वैल्यूज बताई थी एजाइल की और जो 12 प्रिंसिपल्स बताए गए बुनियादी, उनको समझें, उनको बिलीव करें और अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हो आप, और आप लोगों ने उसकी अच्छी समझ पैदा कर ली है आपस में और आप इस काबिल हैं कि आप कस्टमर को और टीम को साथ लेके चल सकें इस नए माइंडसेट के साथ, इस शेयर्ड माइंडसेट के साथ। ये है जी आपका टास्क नंबर 1। अगर आप इतना काम करना जानते हैं, मतलब आपको वो प्रिंसिपल्स पता है, आपको वो वैल्यूज पता है, उनकी समझ है, और आप थोड़ी बहुत डिस्कशन करें आपस में और आप माइंडसेट भी डेवलप कर सकते हैं, तो अगर आप कर सकते हैं तो जबरदस्त, दिस टास्क इज डन। ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ हमने तैयारी करते जाना है और आप अल्टीमेटली पूरी तैयारी इसकी कर लेंगे। मैं आपको ये कहूंगा कि अगली क्लास कल जो है हमारी, उससे पहले आप जरा ये जो डोमेन्स हैं सारी, ये स्लाइड्स जो हैं इसकी आपको मिली हुई हैं, ये और स्लाइड्स भी हैं, ये आपको उसमें एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन वाली किताब में भी ये सब कुछ दिया हुआ है। एक दफा इन सारी चीजों को रीड थ्रू करके आए, हम क्लास में डिस्कस करेंगे इन्हें, ये 7 की 7 डोमेन्स के सारे टास्क, सारी टूल किट, ये सब कुछ हम यहां तक ये हम डिस्कस करेंगे कल। एनीवेज मैं इन चीजों को आपके साथ क्लास में भी डिस्कस कर लूंगा, लेकिन आप जरूर इनको एक दफा पढ़ के सुन के आइएगा ताकि हम सही तरह से अपना तैयार हो सकें कि हमने क्या पढ़ना है। जी जनाब, सो फार एनी क्वेश्चंस? रादर ये तो बस अब खत्म है, इसके बाद क्लास। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हमारे पास आखिरी 5 मिनट हैं, इसमें यू कैन आस्क द क्वेश्चन। एनीवन जी, प्लीज रेज हैंड्स। जी काजी साहब। जी सर आपने बात की थी एक टीम वाले पे ना, जब टीम बनाई जाती है तो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, लेकिन अगर आपने टीम बनानी है और आपके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है और आपको वो बंदे चाहिए जो आपको टीम में परफॉर्म करें, तो फिर उसमें कोलैबोरेशन और बाकी चीजें, ट्रस्ट और इंडिपेंडेंस और सेल्फ बिलीफ टीम को कैसे आप दे सकते हैं? सर इसमें 2 डाइवर्स बातें आ जाती हैं। एक तो बात यह कि फर्ज करें आप पीटीसीएल में हैं, आपके पास एक डिपार्टमेंट है, आप उस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, उसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मौजूद हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे एजाइल वाला, या जो भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, आपकी तो यही कोशिश होगी ना इनमें से काम करने वाले बंदे लाए जाएं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो पहली बात तो ये है कि अवेलेबल लॉट में से बेहतरीन लोगों को जो कि वो काम करने की अहलियत रखते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है प्रोजेक्ट के लिए। ये मेरा पॉइंट था। और फिर जब वो अच्छे हैं तो उनके ऊपर ट्रस्ट करें ना, उनको डेलीगेट करें काम, फिर आप उनको डंडा लेके उनके पीछे ना भागें। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि फर्ज करें कि जो टीम है आपकी जैसी है, आपको उसी तरह इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, तो देन
you have to somehow motivate them, somehow उनको लर्निंग की आदत डालनी है, उनको कोच का काम करना है, आपने उन लोगों को सिखाना है, उनको मोटिवेट करना है और अल्टीमेटली अपने लोगों को उस स्टेज पे लाना है जहां वो हिलना जुलना इर्तियाश पैदा हो जाए और वो इस काबिल हों कि खुद से आइडियाज के ऊपर काम करने लगे। मतलब उनको उनके स्लंबर से जगाना है। आपके पास जो लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, सिर्फ मसला ये है कि डंडे की वजह से वो अपने स्किल्स को छुपा के सोए हुए हैं। वो बेर मिनिमम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है हुक्म तो ऊपर से कोई भी आ जाएगा। आप अब उनके कमांडर हैं, आप उनके लीडर हैं, आप उन्हें कहें मेरी तरफ से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम लोग अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल करो, जो करना चाहते हो और जैसे करना चाहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ तुम आउटपुट दो। और जो दिक्कतें हैं तुम्हें कि जी हमें जनाब 4 कंप्यूटर और चाहिए और हमें क्या कहते हैं कोई एडिशनल अलाउंस चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग, हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जो मांगोगे हम देंगे, लेकिन तुम लोग बेस्ट परफॉर्म करो। दिस इज डेलीगेशन, दिस इज डेलीगेशन। ये है जी वो पॉइंट जनाब। थैंक्स सर। जी एनी अदर क्वेश्चन? हमजद साहब चले गए जनाब। होगा क्वेश्चन, क्यों नहीं होगा? या तो आप लोगों को मजा नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रहा। जी एनीवन? ये सर मजा भी आ रहा है, समझ भी आ रहा है। टाइम ऐसा है ना दफ्तरी काम कर करके ना सही पकाया होता है। कोई बंदे ट्रैवल कर रहे होंगे घरों को, कोई इस तरह है, कोई रास्ते में होते। लास्ट टाइम मैंने जो लेक्चर था वो आधा रास्ते में जो है ना अटेंड किया। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं सर, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, कोई मसला नहीं। जी अब्दुल्ला साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी अब्दुल्ला साहब। सर मैंने कुछ नहीं सर, मैंने नहीं कुछ कहा। अच्छा, आपका हाथ खड़ा हुआ था। चले फैसल साहब, फैसल है साहब। नहीं आ रही सर आपकी आवाज। मैसेज लिख दीजिए चैट के अंदर। ओके, एग्जाम डम्स की बात हो गई। चलें जी, अगर और कुछ नहीं है, टाइम हमारा पूरा हो गया है। आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर यू कि आपने टाइम निकाला। जी सलमान साहब, सलमान आफ्ताब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वो से मेरा ये ट्रेनिंग से एक हट के ही क्वेश्चन है कि जो हमारे आजकल सर्कमस्टांसेस जा रहे हैं, लाइक सैलरीज इश्यूज या और अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो हैं, जो मेरे पास टीम्स हैं उनमें काफ़ी सारा इस चीज़ के ऊपर हम लोग बार बार मैनेजमेंट को फोकस करवाते हैं कि जी टू डू समथिंग, लेकिन अल्टीमेटली टीम्स ना काफ़ी सारी डिप्रेस होती हैं हमारे साथ, जो मेरे साथ जो टीम काम कर रही है। तो मैं उस सिनेरियो में आपसे थोड़ा गाइडेंस चाहूँगा कि उनको मैं कैसे मोटिवेट करूँ कि आपको जो चीज़ें डेलीगेट की गई हैं उनको बेहतर तरीके से आप परफॉर्म करें और सबसे बढ़ के टाइमली उन चीज़ों को करें। सर आप जो है ना, आप कनेक्शन है ऊपर वाले और नीचे वाले के दरमियान का। जी आपने टीम को मोटिवेटेड रखना है और टीम को रिप्रेजेंट करना है बॉस के पास जाके और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जितलवाना है, वो पहुंचाना है और वो आपने विन करके भी लेके आना है। ये तो एज अ लीडर आपकी जिम्मेदारी है। और ऊपर वाले का जो भी कोई पॉइंट है उसको ट्रांसलेट करके नीचे लेके आना है कि भाई आपको फर्ज का इंक्रीमेंट नहीं मिल सकती या मिल सकती है तो 3 महीने बाद मिल सकती है। मतलब निगोशिएशन वाला पॉइंट है, आपने दोनों के दरमियान एक निगोशिएशन रखनी है और दोनों पार्टी वो तो सर टू बी फ्रैंक वो तो फिर झूठ का ही सहारा लेना पड़ता है। नहीं झूठ नहीं सर, झूठ नहीं। देखें बात ये, अगर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और आपका बॉस कभी भी सेक्रीफाइस करना पसंद नहीं करेगा उसके लिए, ना ही उसका बॉस सेक्रीफाइस करना पसंद करेगा। आप उस चीज को हाईलाइट तो करें, उसकी इंपॉर्टेंस को सामने लाएं और उसको ये प्रोज एंड कॉन्स दिखाएं कि सर अगर आप ये नहीं करेंगे इस प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये नहीं कंप्लीट हो सकेगा। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं देना चाहते तो ठीक है, फिर आपका काम भी उतना ही खराब हो जाएगा।
तो आप अगर ये पॉइंट सही तरह से अगले को समझा देते हैं थ्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा जो है वो ये कहेगा कि नहीं यार इसमें से ये काट। ये फाइनेंस वालों की अपनी मत होती है कि ये वो सारी बात सुनने के बाद भी कहते हैं अच्छा नहीं इतना पैसा तो हमने काट लिए, ये ज्यादती है। तो रीजन दें भाई सर ये आखिरी बात आपने सर दिस इज नॉट ऑटोक्रेसी भाई, अगर हमें थोड़ा जो कहते हैं ना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जी अलाउद्दीन साहब सर। थैंक यू सर। अच्छा सर वेरी सॉरी, एक तो मेरे पास वो लिंक नहीं मिल रहा था, मैंने इस वजह से अब्दुल्ला से लिंक रिक्वेस्ट करके मंगवाया था, मैंने सारी ट्रेनिंग में अवेलेबल था। मेरा इधर क्वेश्चन ये था कि इनफैक्ट टीम भी आपको सपोर्ट करती है, टीम में लोग भी इतने एक्सपर्ट होते हैं। मुझे जो प्रॉब्लम आता है वो दूसरी टीम्स की तरफ से आता है, स्पेसिफिकली जो एपीआईज डेवलप करती हैं, आईटी को सपोर्ट करती हैं, उनकी तरफ से आता है। उनके एंड पे यकीनन चैलेंजेस होंगे, पर उसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जो टाइमलाइंस है ना वो अक्सर ही क्रॉस कर जाती हैं। अब उसको मैं कैसे मैनेज करूं? जी आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। देखिए हम ये भी नहीं कह सकते सारे लोग एजाइल एकदम हो जाओ, वी हैव टू फाइंड अ मिडल वे। अब ये जो माइंडसेट एजाइल वाला है इसको एक तो लोगों में इंजेक्ट करना है, तो स्क्रम मास्टर जो होता है ना उसकी एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो अपनी टीम को तो जो संभाल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड वो एक लाउड स्पीकर का काम करता है, कोच का काम करता है, लोगों को ट्रेन करता है ऑर्गेनाइजेशन वाइड जाके कि क्या फायदे हैं जी एजाइल के। सेकेंडली यू हैव टू फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन जो ट्रेडिशनल वर्क है एंड द एजाइल वर्क, उसको किस तरीके के साथ दरमियान में मैनेज किया जाएगा। एक हाइब्रिड अप्रोच आपको डिवाइस करनी पड़ेगी। थोड़ा काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। So what I am considering as per your direction कि अगर से मेरे पास 5 महीने का प्रोजेक्ट है तो मैं उसमें कुशन रख लूं फिर 3 से 4 महीने का और। नहीं क्यों Is रख it लें good? सर, क्यों रख लें? आपकी तो कोशिश यही होनी चाहिए। देखें ये तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का कमाल मैं आपको कह रहा हूं कि आप यूं करें, आप कहें तब्दीलियां जो मर्जी बताओ लेकिन काम मैं आला करूंगा और जल्दी भी करूंगा। ये है ना जी एजाइल का तो मकसद ही ये है, काम भी जल्दी करूंगा, फ्लेक्सिबल भी रहूंगा और आला तरीन काम करके दूंगा आपको। अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ये तो नामुमकिन है, ये मुमकिन बन जाएगा। राइट सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत टाइम दिया और खासतौर पे कुछ हम ओवरशूट भी कर गए। मेरा ख्याल है कि कल जब आप ये चीजें पढ़ के आएंगे तो मुझे ये एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। ये बुनियाद बन जाएगा आपकी सारी तैयारी की। ये है आपका सिलेबस। So take care and thank you very much. अच्छा सर, tomorrow is the off, so we have the session. We have the session the same time. Okay sir, none okay. Thank you ji, thank you and Khuda Hafiz.